डिफेंस डिवीज़न आप सभी का स्वागत करता है आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा अनुपालन एवं शिष्टाचार। ये आज आप सभी का लेक्चर 6 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 6। हमारा जो टॉपिक है विशेष है। पहले तो मैं आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक विशेष है ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड की शिकायत कैसे करें, साइबर फ्रॉड से संबंधित नियम कानून क्या है, और यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो गया, कोई नुकसान हो गया है, आपको कोई क्षति हुई है, तो उसकी क्षति उस क्षति की पूर्ति कैसे हो, अर्थात उसमें एक के आप कैसे अपनी राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी अलग अलग एंगल्स पे हम बात करेंगे। कैसे आपको कस्टमर केयर को रिपोर्ट करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, या उसकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं अनाधिकृत ट्रांजेक्शन्स को लेकर। इसके अतिरिक्त स्पेशल कोर्ट कौन से हैं इसके लिए, जहां पे आप अपना केस फाइल कर सकते हो। जैसे आप सभी के लिए एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है कंज्यूमर कोर्ट, आप हमेशा सुनते हो, हम कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर देंगे, न्यायालय चले जाएंगे, या हम पुलिस में चले जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम शिकायत कर सकते हैं। तो यदि आज हम बात करते हैं तो हम ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म की, अलग अलग फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग, अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे, जिसका उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोगों को अलग अलग फ्रॉड्स के बारे में, वो कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाए, उसकी शिकायत कहाँ होती है, ताकि पहले तो हम खुद बचें। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से अपने दो पहले भी जो हमारा डिस्कशन हुआ है उसमें मैंने यही कहा है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए या साइबर क्राइम से सुरक्षित होने के लिए सबसे जरूरी चीज है जागरूक होना। यदि हम जागरूक हैं, हम अवेयर हैं, तो हमारे साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। और यदि गलती से भी कोई हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है तो हमें जानकारी होना चाहिए कि उसकी हम शिकायत कहाँ करें, या उससे अब जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें कहाँ, किस प्लेटफॉर्म पर अप्रोच करना चाहिए। तो जितना हम जागरूक रहेंगे, जितना हम सुरक्षित उपयोग करना सीखेंगे, उतना ही हम साइबर फ्रॉड से भी सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ में जो हमारी आईटी सर्विसेज को उपयोग करने की जो हैबिट है वो ऐसी हो जाएगी कि आप हर बार ये कोशिश करोगे कि मैं इस वेबसाइट को देख लूं, फेक तो नहीं है, मैं इस ऐप को देख लूं, ये फेक तो नहीं है, जो कॉल मेरे पास आया है वो वाकई बैंक से आया है या कहीं और से आया है, या जो व्यक्ति मेरे बारे में जानकारी दे रहा है क्या उतनी जानकारी मेरी अवेलेबल ऑलरेडी मार्केट में है। मुझे उसको सुनकर यदि कोई मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे रहा है, जैसे मेरा नाम, नंबर, एड्रेस, पिताजी का नाम, मैं कहाँ काम करता हूँ, तो मुझे ये ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वो व्यक्ति मुझे जानता है। तो ये आपके लिए, मतलब आज के इस विषय का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में, साइबर फ्रॉड के बारे में जाने, उनके तरीकों के बारे में जाने। तो आज का जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉमन चीज कहना चाहता हूँ कि चूंकि हम ई कॉमर्स या ई दुनिया या डिजिटल दुनिया में अब कदम रख चुके हैं, कोविड महामारी के बाद इसका उपयोग और ज्यादा हो गया है। मतलब बच्चे कुछ हद तक दूर थे, पर अब बच्चे भी इससे दूर नहीं रहे, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसी पे हुई हैं। और क्रिमिनल्स के लिए ये गोल्डन चांस कह सकते हैं, गोल्डन चांस था जहां से उन्होंने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया है। कोविड या कोविड के बाद जितनी भी ई सर्विसेज को लेकर सुविधाएं शासन, बैंक या ई कॉमर्स या शासकीय योजनाओं में दी गई हैं, उतना ही फायदा इनका साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा उठाया जाता है। तो हमें आवश्यकता किस चीज की है कि जब हम सभी चीजें, जैसे कि अगर आप बात करते हैं शिक्षा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में ले रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज अर्थात ई गवर्नेंस सर्विसेज भी हम ऑनलाइन ले रहे हैं। कॉमर्शियल सर्विसेज जैसे ई शॉपिंग, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन बिजनेस डील करते हो, ऑनलाइन अपने ऑफिस के कार्य करते हो। ई ट्रांजेक्शन्स, हम ट्रांजेक्शन्स भी ऑनलाइन करते हैं बाय यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि, एटीएम। नई जॉब सर्च करने के लिए हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन बिजनेस की डीलिंग भी करते हैं। तो सुबह से शाम तक हम इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो हमें आज यहाँ पर ये सोचना है कि अब हम इनका सुरक्षित उपयोग करेंगे। तो आज की लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले ही मैंने ये रखा कि मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए कि जितनी भी आप सुबह से शाम तक सर्विसेज उपयोग करते हैं, शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक, अब हमें ये सोचना है कि इनसे संबंधित फ्रॉड क्या हो सकते हैं,
और इनको हम सुरक्षित उपयोग कैसे करेंगे। तो यदि हम साइबर धोखाधड़ी की सामान्य शब्दों में बात करें, तो कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य संसाधन का उपयोग कर किसी अन्य व्यक्ति की इलेक्ट्रॉनिक रूप से में स्टोर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को चुराने या अवैध रूप से प्राप्त करने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया अपराध ही साइबर फ्रॉड कहलाता है। देखिए, फ्रॉड तो फ्रॉड है, धोखाधड़ी आज नहीं, ये तो प्राचीन काल से होती आई है, पर यहाँ पे उसका स्वरूप बदल गया है। अब जो अपराधी हैं वो आपके घर पर आकर आपका सोना चांदी जेवरात चोरी करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनके लिए जो सबसे कीमती चीज है वो बन गई है आपकी इंफॉर्मेशन। तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई थी कि एक गोपनीय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, एक सामान्य होती है। तो आपके खाते में जो स्टोर है वो आपकी वित्तीय इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल राशि है, तो सोने के बराबर हो गई। इसके अलावा अलग अलग जानकारी हो सकती है जिसका अलग अलग उपयोग किया जा सकता है। जैसे आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका पासवर्ड है, का उपयोग करके आपकी आइडेंटिटी चोरी की जा सकती है। आपका आधार कार्ड है, उसका उपयोग करके आपकी सिम बंद की जा सकती है। और ये सभी फ्रॉड में जो चीजें है ना, एक के बाद एक के बाद एक लिंक है। हमें ऐसा लगता है कि ये चीज से कुछ नहीं होगा, पर वो चीज दूसरी चीज से लिंक होगी। एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से लिंक होती है। हम पहली एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं, पर आप ये नहीं, हम ये नहीं सोच पाते, सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता कि पहली एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी लिंक है और दूसरी एक्टिविटी से सीधा हमारे अकाउंट तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। यह हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। साइबर धोखाधड़ी ऑनलाइन फ्रॉड का मुख्य आधार व्यक्तिगत एवं बैंकिंग से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन होती है, जिसे फ्रॉडस्टर अलग अलग तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है। या सबसे महत्वपूर्ण जो वैल्यूएबल चीज है ना, वो आपकी इंफॉर्मेशन। अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किसी को शेयर किया, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो आपको कोई ना कोई दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। अब वो कितना गंभीर होगा, कितना नॉर्मल होगा, ये डिपेंड करेगा उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू पे। ऑनलाइन धोखाधड़ी को हम एक और अन्य रूप से समझें तो साइबर अपराध की एक व्यापक श्रेणी को संदर्भित करती है, जो ऑनलाइन ईमेल, फोन कॉल या सोशल इंजीनियरिंग अटैक अर्थात सामान्य क्रियाओं से निजी व गोपनीय जानकारी प्राप्त कर इत्यादि माध्यम से फ्रॉड करना या आपकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, जिसे पहचान चोरी, फिशिंग या पीड़ितों से उनके पैसे ठगने के किए हैकिंग जैसे जो अपराध हैं वो शामिल है। तो अब चूंकि जब हम बात करते हैं फ्रॉड की, तो मुझे लगता है कि हम इसको मुख्य रूप से समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, केसेस के थ्रू। मेरे कहने का मतलब है जितना ज्यादा हम इसकी न्यूज, मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको अगर कोई साइबर ठगी की न्यूज मिले, मैं बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, पर मैं सभी तो नहीं बता सकता। जो पिछले 10 साल, मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, जो 2013-14 में अपराध होते थे, 15-16 में बिल्कुल उनकी टेक्निक बदल गई। जो 15-16 में हुए वो कोविड के पहले तक उनकी अलग स्थिति थी, और अब कोविड के बाद अलग ही तरीके फ्रॉडस्टर्स के द्वारा लिए अपनाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहने का मतलब है कि आपको एक विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा जो चीजें उसके लिए आपको अवेयर रहना है, क्योंकि नए नए तरीके जात होंगे। न्यूज देखेंगे जैसे आपके सामने दिख रहा है, ना ओटीपी पूछा, ना कोई जानकारी ली, खाते से निकल गए 18 लाख रुपए। अब ये सोचने की बात है, हम कैसे बचेंगे। एक व्यक्ति था, उसकी सिम बंद हुई। ये केस मेरे पास आया था 2000 आई थिंक 17 या 18 में आया था। तो इसमें ना उनसे ओटीपी पूछा गया, ना जानकारी ली गई, फिर भी उनके खाते से रुपए निकल गए। कैसे निकल गए? क्योंकि उनके अकाउंट में, सॉरी ये 2022 का है, वो इंदौर का था। तो इसमें उनकी जो सिम कार्ड थी वो डुप्लीकेट सिम कार्ड किसी ने इशू करा ली। इस पर लिखा हुआ है कि जालसाजियों द्वारा एक कारोबारी बैंक खाता हैक करके 3 ट्रांजैक्शन करके 18 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। कारोबारी की रकम ट्रांसफर होते रहते देखते रहे, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाए। वो देख रहे हैं कि उनके मोबाइल से रुपए निकल रहा, कुछ भी नहीं कर पाए। तो यहाँ जरूरी ये है कि जो आपके बैंकिंग के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स हैं, वो आपकी सिम कार्ड कहीं नहीं है। यदि किसी भी कारण से वो थोड़ी भी बंद होती है, तो आप अपने अकाउंट को हमेशा
एक लिमिट सेट करा दें। अगर आपकी बड़ी राशि है कि मेरे खाते से जब तक मैं राइटिंग में आवेदन न करूं भाई 2 लाख रुपए से ऊपर राशि निकलनी ही नहीं चाहिए, ताकि यदि फ्रॉड हो तो उतनी ही राशि का हो जितना आप मैनेज कर सको। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है लोन की जानकारी, सर्च करते ही आ गया ठगों का फोन, बातों में फंसाकर ठगने की कोशिश। तो रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कराकर सैनिक के मोबाइल पर किया कब्जा। तो एक रिमोट एक्सेस ऐप होती है, अननोन एप्लीकेशन, जिसका उपयोग फ्रॉडस्टर करते हैं, आपके फोन में इंस्टॉल कराते हैं। अब वो उसके लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपका फोन अकाउंट बंद हो जाएगा, केवाईसी करना है। आपने कोई अपॉइंटमेंट की थी, कोई मूवी की टिकट बुक करने, कोई हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या फिर मान लीजिए कि आपने कोई पतंजलि जैसा कोई बड़ा प्रतिष्ठान है, उसमें योगा की बुकिंग करने के लिए आपने रिक्वेस्ट की थी, नहीं हो पाई। अब आप ऐप ये इंस्टॉल करिए, आपका हो जाएगा। या आपका आधार कार्ड बंद होने वाला है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर वो आपसे कोशिश करेंगे कि आप एक ऐप इंस्टॉल करो। आप जब वो ऐप इंस्टॉल करोगे तो 10 रुपए का या 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करवाएंगे। जब आप वो ट्रांजेक्शन करोगे तो वो देखेंगे आप कौन सा यूपीआई पिन अपना एंटर करते हो, पूरी स्क्रीन आपकी उनको दिखेगी। फिर आप अपना फोन रख दोगे और वो अपना काम चालू कर देंगे, आपके फोन का उपयोग करेंगे और पूरे ट्रांजेक्शन करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको कभी भी किसी के कहने पे अनवांटेड अननोन एप्लीकेशंस अपने फोन पे नहीं डालना है। बैंकिंग इंफॉर्मेशन ही डालें, ताकि ये ऑथेंटिकेट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। अब आप देखें 5 साल में 21 गुना बढ़े बैंक ग्राहकों के साथ साइबर फ्रॉड, लगातार बढ़ रहे हैं। अपना फोटो लगाकर बनाए फर्जी आधार कार्ड 12 सिम जारी कर साइबर ठगों को दिए। एक लड़का था, बहुत कम रुपए में अपना ही आधार कार्ड उपयोग करके अपनी फोटो लगा के फर्जी आधार कार्ड तैयार किए लोगों के, और उन पर सिम लेता रहा और अपराध के जाले में फंस गया। उसको भी पता नहीं होगा कि ये कितना गंभीर अपराध होगा। अभी कुछ टाइम पहले अपने यहाँ एक घटना आई थी, पेपर में आपने देखा होगा कि टीकमगढ़ जिले में कुछ जगह से, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में कुछ जगह पे ये ठगी का काम शुरू हो गया था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया था काफी लोगों को उसमें। तो इसमें बच्चे युवा जो टीनेजर्स हैं वो फंस जाते हैं, उनको उनके खाते खोल दिए जाते हैं फ्रॉडस्टर्स के द्वारा कि आपको खाते में इतना रुपया आएगा, फिर आपको ये रुपया कहीं ट्रांसफर करना है जिसका आपको इतना कमीशन मिलेगा। तो लोग सोचते हैं हमें क्या करना है यार, हमारे खाते में रुपया आएगा हम ट्रांसफर कर देंगे, रुपये मिल गया। जबकि मुख्य आरोपी वही बनता है जिसके खाते में रुपए ट्रांसफर हुए। तो जिसने पूरा फ्रॉड किया वो तो बच जाएगा, पर वो फंस जाएगा जिस व्यक्ति के खाते में रुपए आए थे। तो कभी भी आपको अपने खाते में रुपए नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपने नाम पे कोई सिम कार्ड परचेस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने नाम पे अकाउंट ओपन करता है, उसमें रुपए लेता है, किसी को ट्रांसफर करता है, उसको कहते हैं मनी म्यूल। मतलब एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति जिसको पता ही नहीं कि मेरा उपयोग कहाँ किया जा रहा है। उसको बोलते ना तो वो होशियार है ना वो बेवकूफ है, उसको इंग्लिश का अगर हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उसको बोलते हैं खच्चर। ना वो घोड़ा है ना वो गधा है, बीच का है। तो ऐसे अपराधों से आपको बचना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि सांसद प्रज्ञा को अश्लील वीडियो कॉल किए, फिर क्लिप शेयर करने की धमकी देकर मांगे रुपए। मतलब क्रिमिनल्स इस लेवल तक काम करते हैं कि उनको नहीं पता कि ये कौन है, मिनिस्टर है, सांसद है या कोई आम व्यक्ति है। वो तो रैंडम नंबर उठाते हैं, कॉल करते हैं। आपने कॉल पिक कर लिया। अभी सुबह सुबह मैं वॉक कर रहा था तो एक फोन आया मेरे पास नागपुर से कि सर मेरे पास व्हाट्सएप मैसेंजर पे किसी का मैसेज आया, मैंने चैटिंग कर ली, और चैटिंग करने के बाद में उसने मुझसे दोस्ती कर ली, फिर उसने न्यूड चैटिंग करी, मुझे भी न्यूड चैटिंग करने के लिए बोला, और अब वो मुझे वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर। सुबह लगभग 9 बजे कॉल आया मेरे पास, क्या करना चाहिए, वो मुझसे इतना रुपए मंगा रही है। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि भाई पहले तुरंत शिकायत करो। अब बोलता है कि सर वो ये भी कह रही है कि मैंने थाने में शिकायत कर दी। तो मेरे पास एक दिल्ली के एक साइबर सेल से फोन भी आ रहा है। तो ये क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि ये ट्रू कॉलर पर अपने ही दोस्तों के नंबर साइबर क्राइम सेल के नाम से सेव कर देते हैं, ताकि आप डर जाओ कि अब तो मैं फंस गया, मुझे पुलिस का फोन आने लगा, तो आप कम से कम 20-25 हजार रुपए तो डाल ही दो। तो मैंने उनको समझाया कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे आप अपने छोटे छोटे वीडियो फेसबुक पे डालते हो, छोटी छोटी इमेजेस फेसबुक पे डालते हो, तो उन इमेजेस का उपयोग करके भी तो कोई फेक वीडियो बना सकता है। क्या आप रोक पाओगे?
भाई आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके कोई फोटो लगाकर मीम्स बना देते हैं, मोदी जी की मीम्स बना देते हैं। तो क्या मोदी जी सुसाइड कर लेंगे? नहीं। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में उनकी फोटो है, कोई भी उपयोग करे। ऐसा ही आपको और हमें सोचना चाहिए। यदि फ्रॉडस्टर ये कहते हैं कि आपका हमने अश्लील वीडियो बना लिया है, ये हम साइबर सेल में देंगे, तो वो गलत कह रहे हैं, वो दे ही नहीं सकते। उसके पहले आप शिकायत कर दो। उसी प्रकार से वो कहेंगे हम आपके दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ये शेयर कर देंगे, तो आप उनसे बोलो कि बिल्कुल शेयर कर दो, क्योंकि मेरे 50 फोटोग्राफ हैं, 100 लोग मेरे फोटोग्राफ एडिट करके बना सकते हैं। मैं अपने घर वालों को बोल दूंगा किसी ने फर्जी बना दिया है। पर आपको मानसिक रूप से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो और भी आप देखेंगे तो नेट बैंकिंग के जरिए ठगी की हर तीसरे दिन शिकायत, पुलिस बेबस। उद्योगपति की सिम ब्लॉक करवा कर दूसरी सिम ली। मैंने क्या कहा आपसे, हमेशा अपनी सिम जो है आपको एक्टिव रखना है, क्योंकि नेट बैंकिंग फ्रॉड का सबसे बड़ा जरिया होता है डुप्लीकेट सिम इशू कराना। क्योंकि आपकी जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या सिम रहती है, मैंने आपसे क्या कहा, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से जुड़ी रहती है। आपकी सिम बंद हुई, आपको लगा ठीक है यार मैं कल चालू करा लूंगा, या कल मैं नहीं करा पाया चलो परसों करा लूंगा, पर आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि जो आपकी उस सिम है वो आपके खाते में रजिस्टर्ड है। और अगर उसको किसी ने डुप्लीकेट इशू करा लिया इस बीच में, तो वो आपके अकाउंट तक एक्सेस कर सकता है, आपका फेसबुक अकाउंट एक्सेस कर सकता है, समस्त सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जुड़ी हुई है, जिससे आपको क्षति होगी। अब आप ये कहो सर हम इतना कितना ध्यान रखेंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे, इतना कोई कैसे कर सकता है? ये मजबूरी है। या तो आप वो सर्विस यूज ही ना करो, और यदि आप यूज करते हो तो फिर आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी आपसे कहती है भाई तुम्हारी सिम बंद थी। ऐसे मामले जब मैं कोर्ट में लेके जाता हूँ तो कोर्ट कहती है कि जब सिम बंद हो गई थी तो 2 दिन तक तुम्हें नहीं पता कि 2 दिन तक तुम्हारी सिम बंद थी, इससे कुछ दुरुपयोग हो सकता है। और नहीं पता तो तुम्हें पता होना चाहिए था, तब हम कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऊपर देखिए एक लिखा हुआ है ऑनलाइन उड़ा लिए 2 करोड़ रुपए, ये भी डुप्लीकेट सिम जारी करा कर किया था। ये केस बहुत लगभग 14 या 15 में मैंने प्रस्तुत किया था एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ, और ये केस हम जीते भी थे। जिसमें बैंकों और टेलीकॉम कंपनी, जिस बैंक में खाता था और जिस कंपनी आइडिया कंपनी ने सिम जारी की थी फर्जी दस्तावेजों पे, दोनों को नुकसान की भरपाई करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया था। आप आगे देखेंगे तो आप पाएंगे सिम ब्लॉक कराई और 6 बार में नेट बैंकिंग से 16.34 लाख की ठगी करी। तो ये वारदातें जो हैं ये लगातार बढ़ रही हैं। मामले 25,000 करोड़ मामले बढ़ चुके हैं। अच्छा, मतलब लगातार चीजें बढ़ रही हैं। आप, मैंने ये कुछ न्यूज कटिंग क्यों रखी, क्योंकि अलग अलग मैंने सेक्टर की न्यूज ली। देखिए ऊपर लिखा हुआ पहले दोस्ती करें करते हैं, और दोस्ती उसके बाद ठगी। तो पहले दोस्ती फिर ठगी। इसमें ये न्यूज मैंने उस वक्त जब आई थी एक्सपोज पत्रिका में, तो मैंने इसमें अपना व्यू भी दिया था कि रजिस्टर्ड संस्था पर ही भरोसा करें। इस पे मैंने कहा था, ये ऊपर मेरा रजिस्टर्ड संस्था पर ही भरोसा करें, किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसे परख लें, अनजान ग्रुप में जुड़ने से पहले उसकी जांच कर लें। ठग अब फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करते हैं। तो दूसरा देखिए, व्हाट्सएप पर दोस्ती कर 3 किलो चांदी ले भागा। मतलब अनजान लोगों से दोस्ती करना कितना भारी है। ऑनलाइन नौकरी आप लोग सभी ढूंढते हैं, तो ऑनलाइन नौकरी ढूंढ रहे हैं तो सावधान हो जाइए। फर्जी और असली वेबसाइट के अंतर को पहचानें, उसके बाद ही आवेदन करें। इसमें भी मैंने अपना व्यू दिया था कि साइबर एक्सपर्ट यशदीप, मेरा कहना था इसमें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जितनी भी वेबसाइट है उनका सर्वर होस्ट करता है, इसलिए फेक वेबसाइट का पता लगाने के लिए हमेशा आपका जो सर्वर है वो सिक्योर रहता है एसएसएल नेटवर्क से। आपको चेक करना चाहिए कि भाई @gov.in या @nic.in पर वेबसाइट बनी है तो शासकीय होगी, क्योंकि इन दोनों डोमेन पे फर्जी वेबसाइट होस्ट नहीं होती हैं। तो एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो। तो जो महत्वपूर्ण है यहाँ 2 चीजें हैं कि आईटी फ्रॉड से अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही बचा सकती है। अलग अलग केसेस, अलग अलग चीजें हमने आपको बताई। एक रीवा का केस आया था पंकज मिश्रा का 2012 में। इनका अकाउंट जो था एटीएम इनके पास था, और इनके साथ फ्रॉड हुआ था। इनका एटीएम मोबाइल नंबर चेंज करके किसी ने एटीएम नेटवर्क पे फ्रॉड किया था।
एक हीरानंद इसरानी थे, वो एटीएम में गए, उनका अकाउंट पे एटीएम फंस गया, एटीएम मशीन में एटीएम नहीं निकला। थोड़ी देर बाद वो वहां से आ गए एटीएम लेके, तो उनके अकाउंट से रुपए निकल गए। तो एक ऐसे अलग अलग मामले हैं। एक अभी रिसेंट जो मामला आया, ये बड़ा चिंतनीय था कि फर्जी चेक बनाकर लोगों ने निकाले लिए किसानों के 96 लाख रुपए। एक किसान के 96 लाख रुपीस निकले। ये यूको बैंक का मामला था। फर्जी चेक से निकाले गए और उसमें उसकी सिम बंद कर दी गई ताकि उसके पास अलर्ट ना आए। तो ये अलग अलग केसेस थे, अलग अलग सिचुएशंस थी। आपने देखा कि सिम बंद करने से नुकसान होता है, आपको धोखा हो सकता है। सिम के अलावा आपकी अगर कोई फोन आता है उससे फ्रॉड हो सकता है। आपका कार्ड एटीएम मशीन में फंस सकता है। बहुत सारे अलग अलग हमने केसेस अभी देखे। अब हम बात करेंगे साइबर धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएं। भाई हमें जरूर कैसे होते हैं समझ लिया हमने। अभी हम और भी केसेस देखेंगे, और भी प्रकार समझेंगे। हमारा काफी लंबा सेशन है, पर हम पहले बात करेंगे कि साइबर धोखाधड़ी से कैसे खुद को हम बचा सकते हैं। तो साइबर धोखाधड़ी से बचने एवं सुरक्षित रहने के लिए सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण सुझाव क्या है कि इसमें जो सबसे की एलिमेंट है वो आपकी इंफॉर्मेशन है। निजी व बैंकिंग इंफॉर्मेशन, जैसे आपके मोबाइल पर प्राप्त होने वाला ओटीपी, आपके एटीएम क्रेडिट कार्ड संबंधित डिटेल्स, पिन, या आपके मोबाइल फोन पर प्राप्त किसी कॉल या ईमेल या अन्य किसी प्रकार से जानकारी शेयर ना करें। ये क्योंकि इंफॉर्मेशन आपसे लेना ही इनका उद्देश्य है। चाहे ये बैंक अधिकारी बने, चाहे पुलिस के ऑफिसर बने, चाहे बीमा एजेंट बने, चाहे आपको ये भी कह सकते हैं कि मैं बाहर से बात करूं किसी एजेंसी से, पर आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। किसी पे के कहने पे कोई एसएमएस ना करें। जानकारी लेने, शिकायत करने या अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए हमेशा प्रमाणित वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जानकारी लेने के लिए गूगल का उपयोग करते हैं, सर्च इंजन का। आप उसमें डालते हो टोल फ्री नंबर या बैंक का टोल फ्री नंबर, जबकि आपके हाथ में जो ऐप है आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हमेशा प्रमाणित सोर्सेस का उपयोग आपको करना चाहिए, शिकायत के लिए भी और समाधान के लिए भी। जैसे अगर हम बात करते हैं, मैं आपको एक अभी वो दिखाता हूं। आप सभी लोग अपना फोन पे उपयोग करते हो, ठीक है। अब जब फोन पे जैसी ऐप आप उपयोग करते हो तो आपको हमेशा हमेशा ये याद रखना चाहिए कि फोन पे इत्यादि का जब आप उपयोग करते हो तो उस पे भी आपको एक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? जो आपके जो आपके बैंकों की जानकारी है, उस पे भी आप सर्च कर सकते हो। आपके जैसे आप मोबाइल बैंकिंग उपयोग करते हो, तो मोबाइल बैंकिंग में आप देखोगे कि उसमें एक खुद ऐप के अंदर ही कंप्लेंट रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है, राइट। तो जैसे अभी आपको मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें एक फोन पे मैंने चालू किया है। अब इस फोन पे को आप डेली उपयोग करते हो। इस पे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, राइट। उस क्वेश्चन मार्क को मैंने, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा ऊपर राइट साइड में बना हुआ था क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक जब आप करते हो तो आपको इंफॉर्मेशन आती है। आप इस पे अदर पे क्लिक कर सकते हो। अदर पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आता है अकाउंट सिक्योरिटी एंड रिपोर्टिंग। जब यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हो तो लोग गूगल पे जाके क्यों सर्च करते हैं आप लोग? भाई ये एक ऐप है जिसका आप रोज उपयोग करते हो। हम यहाँ पे भी कस्टमर केयर का आपको, चलो अपने बैंक में शिकायत करनी है, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट योर बैंक। आप यहाँ पे क्लिक करिए तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, पूरे बैंकों के नाम आ गए, ठीक है। अब आपका अकाउंट है इलाहाबाद बैंक में, आप इस पे क्लिक करिए तो आपको यहाँ पे आपकी बैंक की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपका कस्टमर केयर नंबर, उस बैंक का टोल फ्री नंबर क्या है। तो यहाँ से आप उसको सर्च करिए, ना कि आप गूगल पे जाके सर्च करें। आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ये देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक का मैंने ओपन किया तो यहाँ पे इसकी कंप्लेंट की वो आ गई आपकी लिंक, जहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो।
साथ ही नीचे लिखा हुआ है टोल फ्री नंबर। आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपको विजिबल हो रहा होगा। पंजाब नेशनल बैंक का मैंने अभी ओपन किया है। अब इसमें आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, तो रिपोर्टिंग पे भी आप देखो क्या हुआ है। 1 मिनट। आई थिंक मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई थिंक आपको डिस्प्ले नहीं हुआ। ओके, मैं भी फिर से करता हूँ। 1 मिनट। तो ये आपको भी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके यस सर, हो रहा है। ओके ओके, अभी हम बैंक पे थे। तो ये हम बैंक पे क्लिक कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लिंक दी हुई है जहाँ पे आपको कंप्लेंट करना चाहिए, और नीचे कस्टमर सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है। तो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स है जिसको आप रोज यूज करते हो। आपको रिपोर्ट करनी है अपनी यूपीआई ट्रांजेक्शन की, वो आप यहाँ पे जाके अपने ऐप के माध्यम से कर सकते हो। तो हर ऐप में, ये तो मैं आपको एक का एग्जांपल बता रहा हूँ, सभी का नहीं बता सकता हूँ। तो ऐसा सभी में कोई ना कोई ऑप्शन कंप्लेंट करने का दिया रहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमेशा ऑथेंटिक ऐप या ऑथेंटिक वेबसाइट का ही उपयोग करें, अन्यथा कोई फ्रॉड भी की फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो सकती है। फिर सुरक्षित भुगतान विधियों का उपयोग करें और अज्ञात लिंक या पॉपअप पर क्लिक ना करें। यदि आप पेमेंट वगैरह करते हो, अचानक कोई लिंक आ जाती है, कोई पॉपअप आता है, आपको नहीं क्लिक करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कैसे खुद को बचाएं। तो अगर हम साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने की बात करते हैं, कैसे खुद को सेव करना है, तो उसके लिए कुछ हमें मैं कहूँगा कुछ एटिकेट से शिष्टाचार हम इसको कह लें, या ऐसे नियम कर लें कि ये नियमों का हमें पालन करना है यदि हम बैंकिंग उपयोग करते हैं, डिजिटल बैंकिंग उपयोग करते हैं, ऑनलाइन सर्विस उपयोग करते हैं। इसमें जैसे अनचाहे ईमेल या संदेश प्राप्त होने पर सावधान हो। यदि आपके पास लगातार मैसेज आते हैं, उसको आप रिपोर्ट स्पैम कर सकते हो। स्पैम का मतलब समझते हो, यदि आप किसी ईमेल को रिपोर्ट स्पैम कर दोगे तो उससे फिर दोबारा आपके पास मेल नहीं आएगा। ठीक है, हम आपको एक प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, एक लेक्चर और रखेंगे प्रैक्टिकल का, जिसमें ये सभी चीजें कवर होंगी। इसमें आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वेबसाइट या अन्य चीजें। तो साइबर धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचाएं। अनचाहे ईमेल या संदेश प्राप्त होने पर सावधान हो जाएं और उनको रिपोर्ट एज स्पैम करें ताकि दोबारा उनके मेल ना आए। उन संदेशों पर ध्यान ना दें जो तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं या पुरस्कार की पेशकश करते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई ऐप कहता, कोई व्यक्ति फोन पे कहता है कि अभी अगर आपने नहीं किया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, अभी अगर आपने नहीं किया तो आपको 25 लाख की लॉटरी फिर नहीं मिलेगी, अभी आपने नहीं किया तो आपका क्रेडिट कार्ड या आपका केवाईसी फेल हो जाएगा, या आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा, या आपका आयुष्मान कार्ड हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो व्यक्ति तत्काल के लिए कहे ना, आप समझ जाओ कि वो फ्रॉड है। क्योंकि कोई ऐसा बैंक नहीं है जो आपको अचानक कॉल करेगा अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। शासन तो सेवाएं देने के लिए कह रही है, तो शासन कभी कोई सेवाएं बंद नहीं करेगी तत्काल। इसके साथ ही कोई पुरस्कार अगर वो कहता है कि भाई आपको बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, बहुत बड़ा इनाम लगा है, तो आप अलर्ट हो जाओ कि ये फेक है। आपको उनका जवाब नहीं देना चाहिए। आप उनको कहो कि हम ठीक है, हम जाएंगे, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वहां जाके हम इसकी शिकायत करके आएंगे या फिर अपडेट करा के आएंगे। मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उन्हें नियमित रूप से बदलें। मैंने आपको जैसा बताया था, एक सर्टिन की वेबसाइट है, सर्टिन की वेबसाइट पर उन्होंने एक मोबाइल आपके फोन को सुरक्षित करने के लिए एक ऐप जो सीडेक द्वारा डेवलप किया गया है वो दिया हुआ है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सीडेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है, और सर्टिन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी है फॉर साइबर सिक्योरिटी। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको साइबर सिक्योरिटी के अलर्ट भी मिलेंगे, और कुछ फ्री ऐप जो साइबर सुरक्षा के लिए है वो भी आप प्राप्त कर सकते हो, या लाइसेंस वर्जन एंटीवायरस भी आप अपने फोन में या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। हर
बैंकिंग सर्विस के लिए, चाहे वो आपकी नेट बैंकिंग हो, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, सभी के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उपयोग करना चाहिए। अनचाहे कॉल करने वालों को कभी भी अपनी निजी जानकारी ना दें। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको निजी बैंकिंग जैसे इत्यादि की जानकारी किसी को शेयर ना करें और ना ही कभी अनजान नंबर्स पर अपने डेटा को फॉरवर्ड करें। तो ये एक सामान्य तरीके थे कैसे सुरक्षित हों, क्या फ्रॉड हो सकते हैं। अब वन बाय वन हम अलग-अलग केस को देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई इसकी सेफ्टी कहाँ होगी, हमें रिकवरी कहाँ से होगी। तो यदि हम साइबर फ्रॉड के एक मैं कहूँगा कि मतलब गंभीरता को समझने की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति के मामले में जो हमारा देश है, भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने इस तरह के तकनीकी विकास को सुविधाजनक बनाने एवं सुरक्षित संचालन करने के लिए अलग-अलग कार्यक्रम और योजना को भी बनाया। इससे उचित साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क की भारी मांग हो गई क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा था। तो इसमें सरकार के द्वारा विशेष योजनाएं, विशेष सुविधाएं चालू की गई। सरकार ने यह भी देखा कि 60% जो साइबर अपराध होते हैं, वो वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त होती हैं और इसमें कहीं न कहीं मानवीय लापरवाही भी सामने आती है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम को चालू किया, जिसमें आप सीधा ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत कर सकते हो। इसके अलावा सरकार ने यह तथ्य भी स्वीकार किया कि मानवीय लापरवाही और कर्मचारियों में जागरूकता की कमी देश में साइबर अपराधों का मुख्य कारण है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक साइबर जागरूकता दिवस भी चालू किया गया। ये गाइडलाइंस जारी की गई कि हर विभाग के हर कर्मचारी को साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। तो अब साइबर सुरक्षा दिवस एक सरकारी पहल के रूप में मनाया जाने लगा। शासकीय उपक्रमों, पीएसयू, नगर पालिकाओं, पंचायत राज संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों आदि में साइबर सुरक्षा दिवस मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी हो गई। साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस एक सरकारी पहल को बढ़ाने के लिए देश के अन्य विभागों एवं कार्यालयों के साथ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 8 अक्टूबर 2022 को विद्यालयों कार्यालयों में साइबर सुरक्षा जागरूकता दिवस मनाने के लिए आदेश भी जारी किए गए। तो ऐसा इन्हीं गाइडलाइंस के अंतर्गत अलग-अलग प्रोग्राम्स, अलग-अलग सेमिनार, वर्कशॉप और ये प्रशिक्षण इस टाइप के आयोजित किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि साइबर अलग-अलग प्रकार के जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो क्या हैं, क्या हो सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे जो तरीके हैं साइबर फ्रॉड के प्रकार हैं वो क्या हैं और उनकी सुरक्षा उपाय क्या हैं। फिर इसके बाद में हम इसकी क्षतिपूर्ति के बारे में समझेंगे। तो साइबर धोखाधड़ी की यदि हम बात करें तो इसमें जो साइबर अपराधियों द्वारा मुख्य रूप से साइबर फ्रॉड के लिए जो क्रियाएं या मैं कहूँगा जो तरीके अपनाए जाते हैं, हम पहले उसकी बात करें तो किसी बैंक या प्रतिष्ठित संस्थान का प्रतिनिधि बनकर कॉल करना एवं जानकारी प्राप्त करना, ये सबसे कॉमन तकनीकी है। फिर हम बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। आपके मोबाइल फोन पर क्यों? क्योंकि आपके मोबाइल फोन से आप सब कुछ यूज करते हो। आपका मोबाइल फोन आपकी चाबी है। और मैं ये फिर कहूंगा कि मोबाइल फोन को अपनी जिंदगी मत बनाइए। मोबाइल फोन में ऐसी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मत रखिए जिससे आपको हानि होती हो। और मोबाइल फोन को सुरक्षित भी रखना है, किसी को शेयर करने नहीं देना है। तो वो कोशिश करते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर नियंत्रण कर लें। भई उनको जानकारी नहीं मिली तो आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल करा लेंगे और आपके फोन को उपयोग करेंगे। तो चूंकि मोबाइल फोन से यूपीआई, फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग संचालित होती है तथा ट्रांजैक्शनल मैसेज प्राप्त होते हैं, इसलिए फोन को रिमोट एक्सेस अर्थात हैक कर उपयोग करने, यूपीआई, फोन बैंकिंग इत्यादि संचालित करने तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी बहाने या अलग-अलग कारण बताकर आपके फोन में अनजान ऐप इंस्टॉल करवाना होता है। फिर क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए बिना गारंटी कम ब्याज पर अप्रूवल देना। आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे
कि हम उसमें फंस जाते हैं कि आपको इसमें बिल्कुल गारंटी है, आपको लोन मिल जाएगा, बिना गारंटी के मिल जाएगा, इस लोन में आपको कोई गारंटी नहीं देना है। इस टाइप के अलग अलग प्रलोभन ये लोग देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसकी गंभीरता जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके प्रभाव बहुत मतलब मैं ये कहूँगा गंभीर होते हैं। इसमें एक न्यूज कुछ टाइम पहले आई थी, उस न्यूज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक न्यूज आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी। इसमें लिखा हुआ, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग में फंसे दंपति ने बच्चों को जहर देकर मारा, फिर खुद भी जान दी। इस एक व्यक्ति ने लोन लिया, फर्जी ऐप के माध्यम से लोन ले लिया, और पहले उसको लालच देकर सब कुछ दांव पर लगवाती रही कंपनी, इतना पेमेंट मिलेगा, ये लोन मिलेगा, बिना गारंटी मिलेगा, और वो व्यक्ति को फिर उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, उसके फर्जी गलत वीडियो बना दिए। वो वीडियोस बनने के बाद में फिर उसको ब्लैकमेल किया, और वो इस हद तक ब्लैकमेल हुआ कि उसने सुसाइड कर ली और पूरे परिवार को उसमें मार दिया। मैं ये कहता हूँ आपसे कि जो कंपनियां, इसके लिए पुलिस है, आप पुलिस के पास जाइए। अगर वो धमकी देते हैं कि आपके फर्जी हम वीडियो बनाकर आपके रिश्तेदारों तक पहुंचाएंगे, आपकी बदनामी करेंगे, तो उससे आप सभी को दंड दें, उससे क्या फायदा होगा? भाई वो तो ऑलरेडी क्रिमिनल्स हैं। आप सभी को ये कह सकते हो कि वो क्रिमिनल्स हैं। आप क्रिमिनल्स के साथ आपने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं किया। और वो धमकी दे रहे, कहाँ बैठे? वो नाइजीरिया में। क्या करेगा आपको? अब वो, आप एक बार पुलिस में शिकायत करके देखें। तो ये जो लालच वाले, कम ब्याज वाले या आसान लोन वाले, या आपको पेमेंट नहीं करना है, ऐसे लोन मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा इनका गंभीर प्रभाव। ये मैं आपको एक मैटर बता रहा हूँ, ऐसे कई मामले हैं जिसमें लोगों ने सुसाइड कर ली है, और नहीं की है तो कई बार प्रयास किया है। अब आता है जॉब फ्रॉड। आप सभी जॉब सर्च करते हैं ऑनलाइन, मैंने आपको कुछ न्यूज भी दिखाई अभी। तो बिना परीक्षा व इंटरव्यू के प्रतिष्ठित कंपनी या विदेश में जॉब मिल जाएगी। फर्जी वेबसाइट बनाकर जॉब के लिए पंजीयन करवाते हैं। कई बार तो आपको चेक करना है कि भाई nic.in पे बना है या @gov.in पे बना है, ईमेल आईडी या वेबसाइट, या फर्जी तो नहीं है जिसपे आप रजिस्ट्रेशन करते हो, ऐसा कई बार होता है। तो फर्जी वेबसाइट बनाकर पंजीयन पंजीयन कराने के नाम पे लेते हैं, और फिर बाद में क्या करते हैं, आपके द्वारा कंपनी के जॉब ऑफर को स्वीकार नहीं किया गया, ऐसा कहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन किया था 2 साल पहले, हमने आपको जॉब दी। एक लड़का मेरे पास अभी 4 दिन पहले आया कि सर वो मैंने मेरे पास कॉल आया कि मैंने 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन किया था एक पोर्टल पे, और वो लोगों का उन्होंने मुझे जॉब ऑफर करी, मैं देख नहीं पाया, इसलिए वो कह रहे हैं आपको 50,000 रुपये पेनल्टी भरना पड़ेगा, वरना साइबर सेल में आपकी शिकायत होगी और आपके घर पुलिस आ जाएगी। तो सर मैं परेशान हो गया हूँ, रुपए डालने वाला था, रुपए की व्यवस्था बना रहा था वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फर्जी है। कोई भी कंपनी इस तरीके से, अगर आप कहीं पे भी कोई भी रजिस्ट्रेशन करो, आपके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगती है। आप उसको बोलो ठीक है, आप शिकायत करो। पुलिस के पास इतना बिल्कुल समय नहीं है कि वो क्रिमिनल्स के कहने पे आपके घर तक आ जाए। तो इन चीजों से आपको बचना है। अगर हम लॉटरी घोटालों की बात करें, तो ईमेल में कहा जाएगा कि लॉटरी जीते हैं आप, बहुत बड़ी शुल्क आप जीते हैं, आपको प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। तो ये बड़ी राशि आपको भारी पड़ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी। इस प्रकार की धोखाधड़ी तब होती है जब कोई जालसाज सामान या सेवाओं को ऑनलाइन खरीदने के लिए चोरी हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का उपयोग करता है। आपके पहले राशि लेते हैं, फिर उसके माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं। और देखिए मैं आपको सर बताऊं, बहुत अलग अलग तरीके के केस आते हैं। अगर हम एक सामान्य क्रेडिट कार्ड की ही बात करें, एक घटना मेरे सामने, एक शिक्षिका थी, वो बड़वानी जिले की थी। उनके उनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हुआ। कैसे हुआ? आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना चाहिए, अभी हम आगे इसकी बात भी करेंगे। एक मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास मैसेज आते हैं या कॉल्स आते हैं, कई बार हमारे पास सही मैसेज आते हैं पर हम उसको सही से पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब जो मैसेज आपको प्राप्त हुआ है, जो भी व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, जो आपसे फोन कर रहा है, पहले उस व्यक्ति को वो कह क्या रहा है, और आपके पास जो मैसेज प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों को आपको देखना होगा। अब एक जो मैं शिक्षिका का केस बता रहा हूँ,
तो हम लोग केवल क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हैं, पर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उससे वो 4 कदम आगे सोचते हैं। तो वो मैडम के पास में मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है। ये एसबीआई कार्ड, आपका जो आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो हर क्रेडिट कार्ड का एक लॉगिन होता है। कई लोग इस लॉगिन का उपयोग करते हैं, कई लोग इस लॉगिन का उपयोग नहीं करते हैं। अब इस लॉगिन में आप देखेंगे एक ऑप्शन रहता है फॉरगॉट योर यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है। या लॉगिन पे ही हम चले जाएं तो लॉगिन करने का जो ऑप्शन रहता है आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन होता है, यूजर आईडी से लॉगिन होता है और कार्ड से लॉगिन होता है। अब कार्ड नंबर तो आपने कितनी वेबसाइटों पे डाला होगा ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, पब्लिक हो चुका है ऑलरेडी। इसी प्रकार से आपकी यूजर आईडी भी पब्लिक हो जाती है और आपका मोबाइल नंबर तो सबको पता है क्या है आपका। आप अगर 2 नंबर चलाते हो, 2 में से 1 नंबर होगा जो आपके क्रेडिट कार्ड पे होगा। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डालूंगा और 3 बार आपका ओटीपी आपके पास आएगा और मैं ओटीपी गलत डाल दूंगा तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब ये मैसेज उन मैडम के पास पहुंचा कि योर ऑनलाइन एसबीआई कार्ड अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। जैसे ही मैसेज आया तुरंत कॉल आ गया कि मैडम आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, एक्टिवेट करने के लिए आप अभी कर सकती हैं वरना फिर आपका परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। मैंने क्या कहा, तत्काल ये लोग बोलते हैं तत्काल करिए वरना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने देखा यार मैसेज तो आया हुआ है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं बैंक से बात कर रहा हूँ और आप जो है ये जानकारी मुझे दीजिए। उसने कार्ड का नंबर ले लिया, पिन ले लिया, ओटीपी ले लिया और उनके कार्ड से ट्रांजेक्शन कर दिए। अब इनको लगा कार्ड तो ब्लॉक है तो ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकते, फिर भी हो गए। कैसे संभव है? तो मैसेज क्या आया था, योर एसबीआई योर ऑनलाइन एसबीआई कार्ड अकाउंट हैज बीन। तो उसने जो ऑनलाइन अकाउंट था जिसके थ्रू आप अपने कार्ड की सेटिंग्स को या बिल चेक करते थे वो ब्लॉक किया था, उसका मैसेज था, लेकिन हमने उसको सही से रीड नहीं किया और फ्रॉड हो गया। तो ये आश्चर्य करना कि मैसेज मेरे पास कैसे आ गया, मेरा कार्ड अब भी लॉक हुआ, इसको कैसे पता कि लॉक हो गया। उसको मालूम है, आप सबको हम सबको पता है कि अगर हम 3 बार अपना पासवर्ड गलत डालते हैं तो हमारा अकाउंट लॉक हो जाता है। अब वो मैसेज वो ब्लॉक का ही है पर किसका, ऑनलाइन अकाउंट का है। आपका कार्ड ब्लॉक नहीं है, जैसी आप जानकारी दोगे तो आपके कार्ड से राशि कट जाएगी। उसी प्रकार से वो क्या करेगा, आपका नेट बैंकिंग अकाउंट के साथ भी करेगा। आपके नेट बैंकिंग में जाएगा, आपके नेट बैंकिंग में जाकर आपके नेट बैंकिंग में जाकर उसे अकाउंट ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और नेट बैंकिंग में 3 बार गलत पासवर्ड डालेगा। गलत पासवर्ड डालने के बाद में फिर उसको लॉक कर देगा। फिर आपके पास मैसेज आएगा और वो बोलेगा आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया, जबकि एटीएम कार्ड लॉक नहीं होगा। तो आप जानकारी दोगे तो आपके एटीएम कार्ड से राशि निकल जाएगी। तो ये हमें अलग अलग तरीके ध्यान देने होते हैं कि आपके पास मैसेज क्या आ रहा है। ये मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है जो आपके सामने ऐसा है जो आपको लगे ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल हकीकत है, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या मैसेज आया, किस प्रकार का मैसेज आया, कैसे करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि पहचान चोरी। जैसे पहचान चोरी में आपका पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, धोखाधड़ी से खो जाने की स्थिति में घोटालेबाज आपकी जानकारी का अवैध गतिविधियों के लिए दुरुपयोग कर सकते हैं। आपके पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, या आपके फ्रॉडस्टर आपके पैन कार्ड की जानकारी को उपयोग कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, एक नई बुकिंग करने के लिए, आपके नाम पे सिम खरीद करने के लिए, या अन्य गतिविधि। कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें अभी एक 17 से एक ऑपरेटर ने मुझे बताया था ट्रेनिंग के दौरान कि उनके नाम पे 4-5 अकाउंट ओपन है, किसी के नाम पे सिम ज्यादा है। तो ये सभी आपको स्टॉप करना चाहिए। आपका आइडेंटिटी कार्ड दुरुपयोग हो सकता है, अपने आधार कार्ड को लॉक करके रखें। अब आधार कार्ड को लॉक करना है उसके लिए भी आप यूपीआई की आईडी पे जाएंगे तो अब वहां पे आपको जो आधार कार्ड का पोर्टल है उसमें ये सुविधा दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी या विदेश से गिफ्ट आना, ये भी टेक्निक बहुत ज्यादा चल रही है, इसके बहुत सारे मामले आ रहे हैं।
अब इसमें क्या होता है, यदि इसकी हम बात करें तो इसमें सामान्य गतिविधि के रूप में अगर हम देखें तो इसमें आपका पहले लोग आपसे सोशल मीडिया पे दोस्ती करेंगे, फिर वहां से कहेंगे हम आपके लिए कुछ गिफ्ट भेज रहे हैं, और फिर वो गिफ्ट पे कस्टम ड्यूटी लगनी है। अब उसको मुझे पकड़ लिया है पुलिस वालों ने, ये मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, मैं आपसे मिलने के लिए इंडिया आया था, और वो आपसे 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे लाखों रुपए ले लेते हैं। इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी भी होती है। इन्वेस्टमेंट में एक जो केस मेरे सामने आया था सबसे बड़ा, मैं जिसको कहूँ, तो जो ये इन्वेस्टर जो जो ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, इनकी कैटेगरी अलग होती है। ये क्या करते हैं कि ये हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी जो ये खुद को बहुत बड़ा इन्वेस्टर या बहुत बड़ा ऐसा दिखाते हैं कि हमारी बहुत बड़ी पहचान है, और हम जो है आपको अलग-अलग जो लेवल पे अलग-अलग जगह से इन्वेस्टमेंट दिलाएँगे, बड़ी-बड़ी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट दिलाएँगे, पर ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, हम आपको बिना गारंटी लोन दिलाएँगे। तो एक केस आया था रतलाम जिले का, जहाँ पे एक बैंक अधिकारी के द्वारा ही फ्रॉड किया गया। उसको जो है विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगते हैं। ये 2000 शायद 14 या 15 में मेरे पास आया था। तो उसके लिए कहा गया कि हम आपको आइनॉक्स कंपनी से इन्वेस्टमेंट विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाएँगे, फॉरेन फंडिंग दिलाएँगे 400 करोड़ रुपए की, बिना गारंटी। और उसके लिए बहुत प्रोसेसिंग हुई, बहुत हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत जेन्युइन दिखाने की कोशिश की गई। एक आइनॉक्स कंपनी जो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उससे कोटेशन भी लाया गया। आप समझते हैं कि कोटेशन तो हर जगह से मिल जाता है। जैसे अगर आपको टीवी खरीदना है, आपको कंप्यूटर लेना है, तो आप जाएँगे किसी अच्छी कंपनी दुकान के पास, तो आपको कोटेशन बना के दे देगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई मेहनत, हर दुकानदार कोटेशन देता है। तो कोटेशन लाई गई, पूरा माहौल बनाया गया, और उससे गारंटी के तौर पे कि आपको गारंटी देनी होगी 2 करोड़ रुपए की, इसको बोलते हैं एस्क्रो अमाउंट। मतलब आपको एस्क्रो अकाउंट में एक राशि जमा करनी पड़ेगी, जैसे ही आपके पास 400 करोड़ का लोन आ जाएगा, वो राशि भी आपको वापस मिल जाएगी। पर जब तक लोन मिलेगा तब तक के लिए आपको 2 करोड़ 70 लाख रुपए जमा करने होंगे। तो उस व्यक्ति ने जमा कर दी ज़मीन-अमीन बेच-बाच के। फिर उसने देखा कि वो राशि निकलने लगी, जबकि नियमानुसार राशि निकलनी नहीं चाहिए थी। तो उसने तुरंत शिकायत की इसकी पुलिस में, और अपने अकाउंट, उस जिस खाते में रुपए डाले थे, उस अकाउंट को फ्रीज करा दिया। लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए हमने उसके वापस करा दिए थे। तो इस टाइप के मामले बनते हैं। ऐसी चीज़ों से कोई भी चीज़ फ्री में मिलेगी, कोई भी चीज़ बिना मेहनत के मिलेगी, तो आप समझिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, और वो हमेशा आपको नुकसान देगी। ये ऑनलाइन दुनिया में भी, जैसा अपनी ऑफलाइन दुनिया में है, वैसा ऑनलाइन दुनिया में भी चलता है। अब बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर इन्वेस्टमेंट योजनाओं के माध्यम से बैंक अधिकारी या एजेंट द्वारा भी धोखाधड़ी आजकल की जाने लगी है। ये एक नया केस आया, लगभग 2 करोड़ 70 लाख का फ्रॉड है। ये मेरे पास अभी इसी 2023 में आया। ये एचडीएफसी बैंक का केस है, जिसमें कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, और ये किसने किया? उसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के द्वारा। उसने देखा, देखिए आप समझिए, जो भी ये, मैं ये नहीं कहूँगा किसी बैंक की मैं वो कर रहा हूँ, पर मैंने ये देखा है, जो निजी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, ये आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं। मेरे अकाउंट में अगर कहीं से बड़ा अमाउंट आ जाता है, तो मुझे कॉल करते हैं, सर एक पॉलिसी ले लीजिए, आपके अकाउंट में इतना रुपया है। आप बोलोगे नहीं अभी नहीं लेना, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे नहीं 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 सर, आपके अकाउंट में इतना रुपया है। वो देखते हैं। तो ऐसे ही इस महिला के अकाउंट में रुपए आया, और उसने देखा कि 65 लाख रुपए इनके अकाउंट में आया। तो उस रिलेशनशिप मैनेजर ने इनको कांटेक्ट किया, इनको पॉलिसी दिलवाई कि ये पॉलिसी में आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा, बहुत फायदा होगा। तो 55 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा दिए। ऐसे अलग-अलग राशि उनके अकाउंट से आती रही, और वो इन्वेस्ट कराता रहा। फिर उस व्यक्ति ने उन्हीं महिला के नाम पर एक फर्जी अकाउंट ओपन किया। देखिए क्या होता है, जैसे आप अपनी एफडी बनाते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड में या किसी और कार्य में, तो आपका जो राशि है वो वापस आपके खाते में ही आती है। मतलब अगर आपने अपने नाम से इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके उसी खाते में राशि वापस आती है। तो उसने क्या किया कि उसी महिला के नाम से फर्जी खाता खोल लिया, और उन म्यूचुअल फंड में वो अपना खाता अपडेट कर दिया। कौन सा? फर्जी वाला, उस महिला के नाम पे।
तो इन्वेस्टमेंट कराता रहा असली खाते से और विड्रॉ कराता रहा फर्जी खाते में जो खुद उपयोग करता था। ऐसा लगभग उसने 2,70,00,000 का फ्रॉड किया। अभी ये मामला हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के यहाँ फाइल किया है, सिविल मामला प्रस्तुत किया है, वो बैंक अधिकारी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये भी है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, हमें लगता है कॉन्फिडेंशियल है, पर ऐसा नहीं है। जो इनसाइड ऑफिसर्स बैंक के होते हैं वो जानकारी यूज कर लेते हैं, किसी को शेयर कर देते हैं और वहां से भी फ्रॉड होने की संभावना बनती है। पुरानी बीमा पॉलिसी के माध्यम से धोखाधड़ी, ये भी एक अपराध है जो पुरानी बीमा पॉलिसी के नाम से होती है। तो जैसे ये भी मामले आते हैं, इसमें एक व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया, लगभग 3 साल पहले की बात है, और ये लगातार हो रहे हैं। तो उन्होंने सन 2003 में एक पॉलिसी कराई होगी रिलायंस में, और वो पॉलिसी वो भर नहीं पाए, और वो पॉलिसी 2-3 बार उन्होंने भरी फिर छोड़ दिया उसको। अब वो डेटा सेल हो गया मार्केट में, डार्क वेब पे सेल हो गया। तो अब उस डेटा को उपयोग जो डेटा था उस डेटा को उपयोग किया क्रिमिनल्स ने, और उनको कॉल किया कि आपने एक पॉलिसी ली थी, आपने उसमें 10,000 रुपए भरे थे, फिर नहीं भरे आपने। तो अब वो आपका जो इंटरेस्ट था वो मिला के 80,000 रुपए हो गए, और एक चेक, फर्जी चेक बनाया, उनको फोटो भेज दी, ये आपका चेक बन गया है, आप एड्रेस दे दीजिए, कल आपका चेक यहाँ से डिस्पैच हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एड्रेस दे दिया, अब क्या करें। तो ऐसे अब उन्होंने क्या किया कि जैसे अपना एड्रेस दिया तो बोलते सर एक इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है कि चूंकि ये आपका इंटरेस्ट बढ़ा है तो अब इस पे जीएसटी लगेगा, वो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, तभी ये चेक यहाँ से जाएगा। कितना जीएसटी है? उन्होंने कहा 18,000 रुपए। सामने वाले ने सोचा ठीक है 88 की चेक है, 18,000 दे भी दूंगा तब भी 70,000 रुपए बचेगा, तो उसने वो 18,000 रुपए डाल दिए। ऐसे भी फ्रॉड होते हैं। बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड सिम के माध्यम से, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं कि जहां रजिस्टर्ड नंबर पर अति गोपनीय वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होता है, तो वहीं खाते से संबंधित अलर्ट मैसेज व चेक जारी होने के संदेश भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए फ्रॉडस्टर रजिस्टर्ड सिम को अवैध रूप से पीड़ित के फर्जी दस्तावेजों के प्राप्त या कस्टमर केयर को संपर्क कर बंद करवाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जांच एजेंसियों के नाम पर या न्यायालय के नाम पर धोखाधड़ी, ये एक विशेष प्रकार का फ्रॉड आ गया है। मतलब जिनसे हम सुरक्षित होते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, अब उन्हीं के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी एक महिला है जो भोपाल का ही मैटर है, जिनके साथ 7 लाख की धोखाधड़ी हुई। तो और इसके अलावा और भी मामले, जैसे अभी मैं सुबह बता रहा था कि साइबर सेल के नाम से अपना नंबर सेव कर दिया, तो उनके पास कॉल आता है कि आप, एक कुरियर था जो मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा है, ये आपके नाम से पाकिस्तान जा रहा था, जिसको कस्टम ने पकड़ लिया है, आपको जांच के लिए मुंबई आना पड़ेगा। अब वो परेशान कि मैं कैसे जाऊं, घर वालों को मालूम चलेगा तो। भैया बोली मैंने तो कभी भेजा ही नहीं। बोली नहीं, आपके नाम से है, आप नहीं आएंगी तो आपके घर पुलिस आ जाएगी, कल सीबीआई आ जाएगी, कोर्ट में मामला बनेगा। वो घबरा गई, उसने बोला सर प्लीज मैंने नहीं किया, जो बन सके वहीं करिए। तो फिर दूसरे अधिकारी का फोन आता है कि ठीक है, इतने रुपए में सेटिंग हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, पहले 20,000 रुपए दिए, फिर बड़े अधिकारी के पास मामला पहुंच गया तो 1 लाख रुपए दिए, और बड़े अधिकारी के पास पहुंच गया तो 2 लाख रुपए दिए, कस्टम वाले नहीं मान रहे तो 3 लाख रुपए दिए। ऐसा लगभग उस महिला ने अपनी ज्वेलरी बेच के लगभग 7 लाख रुपए दे दिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई नोटिस नहीं आता, पुलिस के पास इतना बिल्कुल समय नहीं है, और होगा तो आपको फोन करके नहीं आएंगे, या तो आपको नोटिस, आपके पास कभी कॉल आता भी है किसी पुलिस ऑफिसर का तो आप बोलिए कि सर नोटिस भेजिए मुझे, किस अपराध में क्या मेरा रोल है जिसके लिए आप मुझे बुलाना चाहते हो। क्योंकि अपराध दर्ज करने के लिए वो आपसे पूछेंगे नहीं, अपराध दर्ज हो चुका होगा। तो यूपीआई आधारित ये एक फ्रॉड होता है। अब हम बात करते हैं यूपीआई आधारित फ्रॉड की। यूपीआई के नाम से अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो यूपीआई जो फ्रॉड होते हैं, इसके लिए क्या टेक्निक उपयोग की जाती है, क्या तरीके उपयोग किए जाते हैं, फिर हम एक एक फ्रॉड के सुरक्षा उपायों की बात भी करेंगे, इनसे सुरक्षित कैसे होना है। तो यूपीआई फ्रॉड की अगर हम बात करें तो आजकल एक नया, एक अभी कुछ टाइम पहले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, तो पुलिस ने उसका वीडियो जारी किया,
पुलिस के द्वारा उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी किया गया। क्या वीडियो था? उसमें वो आरोपी कहता है कि भाई ये हम सर एक रिवॉर्ड पॉइंट का फ्रॉड करते हैं। देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, उन्हीं चीजों के माध्यम से फ्रॉड होता है जिसमें लोग जल्दी फंस जाते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड क्या था? रिवॉर्ड पॉइंट के मेरे पास दो मामले आए। एक तो एक्सिस आरबीएल नहीं नहीं सॉरी एक्सिस बैंक का मामला आया। भोपाल में एक अधिकारी है, उनकी जो वाइफ है वो मंत्रालय में है। मैं फिर कहूंगा साइबर फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। आपने भी कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा, आफ्ताब सुदसानी जो एक्टर हैं, उनके साथ 1.5 लाख का साइबर फ्रॉड हो गया। किसी के भी साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हो या अनपढ़ हो, यहाँ है कि हमारा ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, ये स्थिति है। तो रिवार्ड पॉइंट फ्रॉड क्या होता है? ये लोग क्या करते हैं कि पहले आपको एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट कैसी भेजते हैं? अब आपने रमी रमी जो होता है आपका एक गेम होता है, एक आपका ड्रीम 11 गेम होता है, सुना होगा आपने। ऐसे बहुत सारे गेम हैं। तो इन पे हमें रुपए भी लगाने पड़ते हैं। तो इनका एक वॉलेट होता है, जैसे आपका पेटीएम का वॉलेट होता है, ऐसा ड्रीम 11 के वॉलेट में भी अपनी आप पेमेंट को क्रेडिट कर सकते हो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये यूपीआई के माध्यम से करते हैं। अब ये रैंडम तुक्का मारते हैं। जैसे मान लो मेरा नंबर है 9977257408। तो मैं सर्च करूंगा कि मेरी यूपीआई मैं जो क्रिमिनल रहेगा वो सर्च करेगा कि इसके आगे जो पेटीएम का जो फोन पे का यूपीआई आईडी बनता है वो क्या बनता है। जनरली अगर आप देखोगे तो फोन पे की यूपीआई आईडी क्या बनेगी, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा नंबर है 9977257408। ठीक है, तो इस पे जो मेरी आईडी बनेगी, आपको दिख रहा होगा @YBL, ये मेरी आईडी बन जाएगी। ऐसे ही कोटक महिंद्रा का ही है तो @कोटक, मतलब जो भी मेरा रजिस्टर्ड नंबर है उसके आगे फोन पे @YBL, पेटीएम पे पेटीएम। तो ये लोग कोई भी नंबर डाल देते हैं। आपको पता है जब हम यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वहां पे यूपीआई आईडी डाली जाती है। आप यूपीआई आईडी डालोगे तो आपके फोन पे एक रिक्वेस्ट आएगी। उस रिक्वेस्ट को आप ओपन करोगे तो वो यूपीआई पिन मंगाएगा, और यूपीआई पिन डालोगे तो रुपए पेमेंट हो जाता है। अब सभी लोगों को ये चीज पता नहीं है और यूपीआई उपयोग सभी करते हैं। तो वो क्या, अब हमारा तो हमें हमें ये ध्यान ही नहीं है कि हमारे नाम की आईडी से कोई पेमेंट भी कर सकता है क्या। तो वो क्या करेंगे, ड्रीम 11 में पेमेंट करेंगे, आपकी आईडी उस पर डाल देंगे। ये नंबर आपका मोबाइल नंबर रैंडम उठाएंगे, उनके पास लिस्ट रहती है रजिस्टर्ड नंबर की। तो वो लिस्ट में नंबर डालेंगे, @YBL टाइप करेंगे, @YBL टाइप करने के बाद में एंटर मारेंगे तो आपके फोन पे पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत कॉल कर देंगे, क्योंकि @YBL के आगे जो नंबर है 9977257408, अगर इस नंबर पे रिक्वेस्ट चली गई इसका मतलब ये नंबर एक्टिव है। वो तुक्का मारते हैं पर चली गई रिक्वेस्ट तो एक्टिव है, तुक्का सही बैठ गया। और अब उसको आपको कॉल करेंगे। कॉल करते हैं कि सर आपको ड्रीम 11 पे 10,000 रुपए का रिवार्ड पॉइंट लगा है। अब आप देखोगे हाँ यार ड्रीम 11 से मेरे पास आया तो है, 10,000 रुपए भी लिखा हुआ है। सर इसको जैसे ही आप क्लिक करिए, पिन डालिए, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, पिन डालेंगे तो अमाउंट क्रेडिट होने की जगह डेबिट होगा, और कहाँ चला जाएगा, ड्रीम 11 के अकाउंट में। और ड्रीम 11 के अकाउंट से वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। तो ट्रेसिंग भी मुश्किल हुई और फ्रॉड भी आसान हो गया। इसको हम कहते हैं रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड बाय यूजिंग यूपीआई सिस्टम। अब हम बात करते हैं जी कि रिवॉर्ड पॉइंट फ्रॉड बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। तो एक और केस मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जन है भोपाल में, उनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था। देखिए इन क्रिमिनल्स के पास में आपका पूरा डेटा पहुंच चुका है। आप ये मान के चलो कि आपका एवरी इंफॉर्मेशन, रजिस्टर्ड अकाउंट, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड यूपीआई आईडी, रजिस्टर्ड क्रेडिट कार्ड की पूरी जानकारी,
सब कुछ इनके पास है, कौन सी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड उपयोग करते हो सब जानकारी है। और जब कोई मामला होता है तो बैंक बिल्कुल ये कहती है कि साहब हमने कुछ नहीं करा, जो करा इस व्यक्ति ने किया जिसका पैसा गया। बैंक बिल्कुल हाथ खड़े कर देगी। अब हो क्या है ऐसी स्थिति में, तो उनके पास कॉल आता है कि आपका रिवार्ड पॉइंट लगा हुआ भैया, आपको क्रेडिट कार्ड आप उपयोग करते हो एक्सिस बैंक का, आपको 10,000 रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं, आप इमीडिएट क्लेम करिए। तो उसने बोला ठीक है मैं घर पहुंच के कर लूंगा। नहीं सर, ये आपको स्पेशल ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है। और उस व्यक्ति ने वो ऐप इंस्टॉल कर ली। जब उसने वो ऐप इंस्टॉल करी, उसमें एक्सिस बैंक का लोगो भी लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सर ये रिवॉर्ड पॉइंट क्लेम करने के लिए आपको 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करना होगा। उसने कहा ठीक है भाई, 10 रुपए का ट्रांजेक्शन क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ। उसने क्रेडिट कार्ड नंबर डाला, क्रेडिट कार्ड का एक्सपायरी डेट डाली, सीवीवी डाला और अपना ओटीपी डाला। 10 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। अब उन्होंने बोला रिवॉर्ड पॉइंट मिले नहीं। बोले सर कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उन्होंने बंद कर दिया, जबकि वो जो ऐप थी वो रिमोट लॉगिन ऐप थी और उस व्यक्ति के द्वारा पूरा उसको कैप्चर कर लिया गया और वो यूज करता रहा फोन, उनके खाते क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करता रहा। तो ये अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग तरीके हैं जो आपके यूपीआई आधारित हैं। यूपीआई में एक और बहुत ज्यादा बड़ा स्कैम देखा गया है जो मोस्टली शॉपकीपर्स के साथ होता है, मतलब दुकानदारों के साथ होता है, जिसमें फ्रॉडस्टर्स कहते हैं कि सर मुझे, या आप मान लीजिए आपने OLX पे कुछ शेयर किया या परचेस किया, तो उनके साथ भी होता है। तो जैसे आपने कुछ शेयर किया या कुछ बेचा, अभी हम इसको आगे चर्चा करते हैं, अभी यूपीआई फ्रॉड आएगा, ये हमारा काफी पोर्शन लेक्चर का बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं फिशिंग की। ओके, तो अब हम अलग अलग फ्रॉड उनकी सुरक्षा उपायों की बात करते हैं। तो एक होता है फिशिंग। फिशिंग मतलब धोखेबाज एक फर्जी वेबसाइट या लिंक या एसएमएस के माध्यम से आपकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी यदि आपको जैसे मान लीजिए नीचे आप देखिए लिखा हुआ है online.sbi.com, एक लिखा online.sbi1.com, तो ये सिमिलर कंपनी के डोमेन से, सिमिलर कंपनी के पेजेस से जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग ट्राई करते हैं। आपके मैसेंजर में लिंक भेज सकते हैं, आपको यूआरएल भेज सकते हैं और आपसे कहेंगे कि 1 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करो, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये सभी फ्रॉड है। आपको इस प्रकार से धोखाधड़ी से बचने के लिए किसी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल जानकारी आपको शेयर नहीं करना है ऐसे पेज पर। फिर हम बात करते हैं विशिंग। विशिंग का मतलब है कि बैंक व्यक्तियों की गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन कॉल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। और इससे सुरक्षा का यही तरीका है कि कभी कोई बैंक आपको कॉल नहीं करता है, कभी कोई अधिकारी आपको कॉल नहीं करता है, तो किसी को भी अपनी जानकारी शेयर ना करें। ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का उपयोग कर धोखाधड़ी, जिसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाह रहा था मैं, वो यही है। ये भी एक यूपीआई आधारित फ्रॉड होता है। इसमें लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन जो बिक्री प्लेटफॉर्म है जैसे OLX है, उस पे आप डालते हो कि मुझे अपनी पुरानी गाड़ी बेचना है, कार बेचना है। तो ये जो फ्रॉडस्टर्स रहते हैं ये आपसे बात करते हैं और जालसाज जो फ्रॉडस्टर हैं वो ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर खरीदार होने का दिखावा करते हैं और विक्रेता के रूप उत्पाद में रुचि दिखाते हैं। और कई जालसाज विश्वास हासिल करने के लिए दूर दराज के इलाकों में तैनात आर्मी ऑफिसर या रक्षा कर्मी होने का या पुलिस ऑफिसर होने का दावा भी करते हैं कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरे घर पे आप, मेरा ड्राइवर आएगा, वो गाड़ी उठा के ले जाएगा, मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद आई, आप राशि बताइए कितनी देना है। तो वो आप जैसी राशि बताओगे वो राशि आपके अकाउंट से, वो 1 रुपए डालेगा या 2 रुपए डालेगा, बोलेगा देखिए मैडम आ गई क्या राशि। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ गई है। बोलेगा बाकी 1 लाख रुपए मैं आपको डाल रहा हूँ। फिर 1 लाख रुपए के लिए बोलेगा मैडम वो मेरे इससे हो नहीं पा रहा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप एक्सेप्ट करिए, आपके पास पेमेंट आ जाएगा। तो वो क्या करता है, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो पेमेंट सेंड करने की जगह पेमेंट रिसीव करने की रिक्वेस्ट आपको भेजता है। मतलब उसको खाते से रुपए कटेंगे नहीं, उसको मिलेंगे, और आपके खाते से रुपए कटेंगे, आपको मिलेंगे नहीं। पर हम जल्दबाजी में वो पढ़ नहीं पाते हैं और उस पर क्लिक करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो उसमें कभी भी ट्रांजेक्शन राशि भेजने के लिए यूपीआई पिन डाली जाती है, पर राशि प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन नहीं डाली जाती।
इसलिए कोई रिवार्ड पॉइंट प्राप्त हो, कोई आपको राशि भेज रहा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि यूपीआई पिन आपको नहीं डालना है। यूपीआई पिन डालने का उपयोग सिर्फ आपका बैलेंस चेक करने के लिए और राशि ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो किसी आर्मी ऑफिसर पर ऐसा ना करें। देखिए, अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो ऐसी आती है, ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट बाई, आपको देखना है रिक्वेस्ट बाई, और फिर नीचे लिखा हुआ 19,733 रुपए, और यहाँ पे लिखा हुआ है पे। अगर आपको प्राप्त करने वाली होगी तो यहाँ पे रिसीव लिखा होगा, पर हम जल्दबाजी में रहते हैं और पे क्लिक कर देते हैं। ऐसा ही ऑनलाइन जो शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, आजकल सभी यूपीआई का उपयोग करते हैं। तो लोग बोलते हैं कि सर मुझे 50 बोरी सीमेंट चाहिए। एक केस आया मेरे पास में, अंकल बोलते हैं कि सर मेरे पास कॉल आया कि 50 बोरी सीमेंट आप मेरा ट्रैक्टर आ रहा है उस पर रखवा दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। और उन्होंने मुझे 1 रुपए का पेमेंट भेजा, आ गया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि अंकल इतना रुपए और कर दीजिए। तो वो रुपए मैंने जैसे डाला, तो मैंने पिन डाली तो रुपए कट गया। तो मैंने कहा अंकल स्वाभाविक सी बात है, पिन डालेंगे तो रुपए तो कटेगा ही। तो ये फ्रॉड होते हैं, असत्यापित ऐप्स के माध्यम से भी फ्रॉड होते हैं, जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसी ऐप्स को आपको कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। ये ऐप इंस्टॉल कराने के लिए फ्रॉडस्टर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एटीएम कार्ड स्किमिंग, एटीएम कार्ड स्किमिंग का एक तरीका होता है। एटीएम कार्ड स्किमिंग एक तरीका होता है जिसमें एक स्किमर डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस आता है, जिसको कि एटीएम मशीन में जहां हम कार्ड लगाते हैं वहां पे फिक्स कर दिया जाता है, और उसमें जैसे हम अपना कार्ड एंटर करते हैं तो पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी हो जाती है, और फिर वो इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर यूज करता है आपका डुप्लीकेट एटीएम बनाने में। साथ ही साथ में एक साइड में कैमरा लगा देते हैं छोटा सा, जिसमें आपका वो देख लेते हैं पासवर्ड, या उस पर पॉलिथीन लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं कीबोर्ड पे, जिस जिस की को आप प्रेस करते हो उस पे आपका निशान बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं, तो हमेशा देखें कि जहाँ पे आप मशीन में एटीएम कार्ड लगाते हो उसको एक बार छू कर देखें कि वो मजबूत है, कहीं ऊपर से कवर तो नहीं लगा है। जब आप पिन एंटर करते हो तो हाथ लगा के एंटर करिए, और हमेशा की को थोड़ा सा आगे पीछे प्रेस करिए, ताकि कुछ पॉलिथीन वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। जब भी एटीएम में मशीन में जाए रुपए निकालें, देखें आसपास कोई खड़ा ना हो। यदि कोई है तो उसको बोलिए भैया बाहर जाओ, मैं रुपए निकाल लूंगा, उसके बाद आप अंदर आ जाना, ताकि कोई आपका पासवर्ड वगैरह ना देखे। तो ये रिमोट एक्सेस ऐप के बारे में भी हमने काफी चर्चा की। रिमोट एक्सेस ऐप आपके पूरे फोन को कंट्रोल करता है। आपके साथ अलग अलग तरीके से फ्रॉड होते हैं, उसके ढेरों मामले मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं इनके बहुत सारे मामले आपसे ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। पर एक गंभीर मामला जो आया था वो एक शिक्षिका थी, शिवपुरी से उनका रिटायरमेंट हुआ था, और रिटायरमेंट के बाद पूरा फंड उनका आया हुआ था। उनके पास भी कॉल आता है कि आपका खाता बंद होने वाला है, आप केवाईसी करिए। केवाईसी ऐप इंस्टॉल कराई जाती है, उनकी बेटी कर देती है, उनको तो आता नहीं था। इंस्टॉल करने के बाद में उनके खाते से 22 लाख रुपए निकल जाते हैं, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटर उनका वो हैक, मोबाइल को वो यूज कर रहा था। इसी प्रकार से छतरपुर से एक डॉक्टर चौरसिया है, उनके साथ 80,000 का हुआ। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो आपको किसी के भी कहने पे कोई सिम नहीं करना है। सिम स्वेप या सिम क्लोनिंग मैंने आपको बताया था। सिम क्लोनिंग अर्थात डुप्लीकेट सिम जारी कराना, और आपके नाम के फर्जी दस्तावेज उपयोग करके फर्जी सिम जारी कराना। इससे बचने का तरीका यही है कि यदि आपकी कभी भी सिम कार्ड बंद होती है तो तुरंत आपको सिम कार्ड चालू कराना है। मीनवाइल बीच में आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना है, कस्टमर केयर को रिपोर्ट करना है, और आपके खाते को ब्लॉक करा देना है। सर्च इंजन का मैंने आपको बताया था। सर्च इंजन मतलब गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे आप कुछ सर्च करते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, उसका उपयोग करते हैं। उसी बीच में फ्रॉडस्टर से भी आपकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे केस आया, एक 25 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक महिला बिजनेसमैन थी, जिनके द्वारा इंटरनेट पे मास्क खरीदने का ये लगभग 2020 में मामला आया था, कोविड के दौरान। तो कोविड के दौरान ये आया था मामला, जिसमें कि उनके द्वारा मास्क की कंपनी सर्च की जा रही थी इंटरनेट पे, और मास्क की कंपनी सर्च करते समय उनके द्वारा एक कंपनी सर्च की गई, वीनस। उस पर उन्होंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उन्होंने उस कंपनी ने कहा कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे मास्क, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। पर आपको पता है सर्च इंजन पे फ्रॉडस्टर्स भी उसी नाम से सर्च कर अपना नंबर रजिस्टर्ड करके रखते हैं। जैसे LIC कस्टमर केयर के नाम से सर्च करके रखेंगे,
बैंक के कस्टमर केयर के नाम से सर्च करके रखें, अपना नंबर डाल के रखेंगे। तो जो ये जस्ट डायल वगैरह रहते हैं, ये आप जो सर्च करते हो उस इंफॉर्मेशन को उन सभी लोगों, मिलते जुलते हुए सर्विस प्रोवाइडर को भी देते हैं। तो कोविड में मास्क बहुत बिकते थे, तो उन्होंने मास्क कंपनी के नाम से सर्च करके रखा था। तो टॉप कंपनी को तो रिक्वेस्ट जाती है, साथ ही साथ में दूसरे लोगों को भी आपकी रिक्वेस्ट चली जाती है। तो एक फ्रॉड ने संपर्क कर लिया फ्रॉडस्टर ने कि हम आपको दे देंगे, आधे रेट पर दे देंगे और 2 दिन में दे देंगे। तो उसने बोला कितने चाहिए? उन्होंने बोला कि आप, उसने बोला कि अगर आप हमसे 5 लाख के लोगे तो हम आपको इस रेट पे देंगे, अगर 25 लाख के लोगे तो जस्ट आधे रेट पे दे देंगे। तो इन्होंने 25 लाख रुपए एडवांस डाल दिया। तो कभी भी जो आपको सर्च करते हो सर्च इंजन पे, वो देखिए, वो सही, कई बार सही नहीं होता है, गलत हो सकता है टोल फ्री नंबर वगैरह, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लॉटरी फ्रॉड के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स हैं, मनी म्यूल्स हैं जिसमें कि आपके नाम से अकाउंट ओपन हो जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन अलग अलग माध्यम से किया। अब हम बात करेंगे आरटीजीएस और एनईएफटी फ्रॉड। ये नया है जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाया हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है, जब आप आरटीजीएस एनईएफटी या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हो, तो इसमें आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो केवल अकाउंट नंबर पर आधारित होता है, ओनली अकाउंट नंबर। आप अगर मुझे रुपए डाल रहे हो तो मेरा अकाउंट नंबर सही डालिए और यशदीप की जगह आप XYZ डाल दीजिए, तो भी रुपए आ जाएंगे, नेट बैंकिंग से भी या बैंक में भी आप आरटीजीएस करते हो तब भी। क्योंकि आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइंस है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो है वो केवल अकाउंट नंबर पर आधारित होते हैं, जो अकाउंट नंबर आप डालोगे उसी में जाएगा। अगर गलत अकाउंट नंबर में जाएगा तो बैंक जिम्मेदार होगा, और उसी अकाउंट में जाएगा, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ये फ्रॉडस्टर्स को पता है। तो वो क्या करते हैं कि आपसे बोलेंगे कि आप मान लो आपने कहा कि आपने सर्च किया गूगल पे, मुझे पतंजलि की 16 सीट बुक करना है योग के लिए, बाबा रामदेव की। ये भोपाल का केस था, एक अंकल 16 सीट बुक कर, मतलब उनको 16 सीट बुक करनी थी पतंजलि में योग के लिए। उन्होंने सर्च किया, वो फुल थी। उनके पास कॉल आ गया कि आपकी सर, आपने सर्च किया था, मिल जाएंगी आपको, और आप ये अकाउंट नंबर में पेमेंट कर दीजिए। तो उसने अकाउंट नंबर दिया पतंजलि का, और नाम लिखा था पतंजलि का, पर अकाउंट नंबर उसने दे दिया अपना। इन्होंने सोचा पतंजलि का है और उन्होंने पेमेंट कर दिया। वो पतंजलि के पास गई नहीं, क्योंकि वो तो नाम बस था। तो ये लोग बड़ी बड़ी ब्रांड का उपयोग कर रही है। छतरपुर का केस था जिसमें एक रेड चीफ के शूज की फ्रेंचाइजी के नाम पर एक व्यक्ति ने रुपए डाल दिए। तो अकाउंट रेड चीफ का था, नाम लिखा था, लेकिन अकाउंट नंबर कलकत्ता का था। तो जब भी कोई अकाउंट नंबर दे तो आप अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड मंगाइए, और आईएफएससी कोड सर्च करिए वो कहाँ का है। तो जैसे रेड चीफ का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में। तो आप पाएंगे कि फ्रॉडस्टर का अकाउंट कहाँ पर है? कलकत्ता में। मतलब कल अकाउंट नंबर कलकत्ता का दे रहा और कंपनी का हेड ऑफिस वहां पर है, मतलब वो फर्जी है। तो ये तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। अब बात करते हैं ई सिम फ्रॉड की। ये एक नया टेक्निक है, एडवांस है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को जानकारी नहीं है। तो जालसाजों द्वारा ई सिम को एक्टिवेट करने में इस्तेमाल होने वाले क्यूआर कोड को ग्राहक से स्कैन कराते हैं, जिसके पश्चात ई सिम ग्राहक के फोन में एक्टिवेट ना होकर जालसाज के फोन में एक्टिवेट हो जाती है। इसके लिए वो आपसे एक एसएमएस कराते हैं। एसएमएस क्या कराते हैं? जब आपका आजकल कई ऐसे फोन आते हैं, जैसे आपका वो है आईफोन, आईफोन में केवल एक ही सिम डलती है, आपको पता है। पर आप एक ई सिम भी डाल सकते हो। अब ई सिम कैसे डलती है? तो आपको ई सिम एक्टिवेट करानी पड़ती है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगा ई सिम क्या होती है। ई सिम मतलब आपके ही नंबर की एक सिम, जो सिम होती नहीं है, केवल आपको एक क्यूआर कोड दे दिया जाता है। वो क्यूआर कोड जिस भी मोबाइल में आप स्कैन करोगे उसमें वो सिम चालू हो जाएगी। अब ये क्यूआर कोड कैसे मिलता है? आपको रजिस्टर्ड नंबर से एक एसएमएस करना होता है। किसे एसएमएस करना होता है? कस्टमर केयर को। ई सिम स्पेस, और जैसे आप एयरटेल के हैं तो 121, आप, और उसमें आपको ई सिम स्पेस अपनी ईमेल आईडी लिखनी होती है, जो आपकी ईमेल आईडी होती है। तो आपकी वो ईमेल आईडी आपके नंबर पे रजिस्टर्ड हो जाती है, और उस ईमेल आईडी पे एक क्यूआर कोड आता है। वो क्यूआर कोड जिस फोन में आप स्कैन करते हो उसमें आपकी ई सिम चालू हो जाती है।
तो फ्रॉडस्टर्स को क्या करना है, उसको पता है, आपको नहीं पता। उसको आपको कॉल करना है, और किसी भी कारण से कि आपकी सिम बंद होना है, आपको अभी केवाईसी करना है, वो आपके रजिस्टर्ड नंबर से एक एसएमएस करा देता है। एसएमएस क्या होता है, यही वाला। आपको लगता है भाई ठीक है, ये तो कस्टमर केयर को करा रहा है, इससे क्या फ्रॉड होगा। वो ई सिम स्पेस आपकी ईमेल आईडी की जगह खुद की ईमेल आईडी डलवा देता है, और उसकी ईमेल आईडी पे आपका क्यूआर कोड पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो क्यूआर कोड वो स्कैन करता है, उसके नंबर पे सिम चालू हो जाती है। इससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि आपको कभी भी किसी के भी कहने पे कोई भी सिम, मतलब कोई भी एसएमएस नहीं भेजना चाहिए, उससे आपकी सिम चालू हो सकती है। तो ये हमारा आज का विशेष लेक्चर था, जो हम अलग अलग तरीके से हमने डिस्कस किया, अलग अलग फ्रॉड्स को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे अनाधिकृत ट्रांजैक्शन, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत एवं क्षतिपूर्ति, कि कोई साइबर फ्रॉड अगर यदि होता है तो कैसे होता है। जैसा कि हम अभी तक चर्चा कर चुके हैं कि हमने कई बार चर्चा की है कि साइबर फ्रॉड मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपकी जानकारी का उपयोग करके, निजी जानकारी का उपयोग करके, बैंकिंग फ्रॉड की जानकारी का उपयोग करके फ्रॉडस्टर अलग अलग माध्यमों से आप तक जानकारी लेते हैं और उसका उपयोग करके फ्रॉड करते हैं। अब फ्रॉड दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो आपके साथ में चीटिंग हुई, मतलब छल हुआ, फ्रॉड तो वो भी है। तो अर्थात उसमें आपकी गलती है, आपको उसने पहले लालच दिया, या आपको उसने कोई स्कीम बताई, या आप मतलब किसी भी प्रकार से उसने आपको ऐसा प्रलोभन या इस तरीके से कन्विंस कर लिया कि आपने उसको रुपए ट्रांसफर कर दिए। जैसे वो आपको यूपीआई पे रिवॉर्ड पॉइंट का ऑप्शन देता है, और रिवॉर्ड पॉइंट का लालच देके आपसे वो पेमेंट करवा देता है, या आपको पेमेंट एक्सेप्ट करने की जगह पेमेंट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट भेजता है, यूपीआई से पेमेंट करा देता है, या अन्य कोई कारण आपको बाइक बेचने के लिए ओएलएक्स पे संपर्क करता है, और बाइक के नाम से आपको कि मैं आपकी बाइक खरीद लूंगा, बड़े रेट पे खरीद लूंगा, मतलब ओएलएक्स पे आप कुछ बेचना चाहते हो और उसको वो खरीदना चाहता है। ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके फोन पे वो ऐप इंस्टॉल कर दे, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए जो हमारी तरीका होता है, सुरक्षा उपाय होता है, वो सिंपल सा ये है कि वो सिंपल उसका फंडा ये है कि आपका जो 1 मिनट, तो ये अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो अब हम इसकी बात करें कि इसकी रिपोर्टिंग सबसे पहले कैसे की जाए और कहाँ की जाए। तो रिपोर्टिंग ऑफ साइबर फ्रॉड की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप किसी भी तरह के साइबर क्राइम हमले के शिकार हो जाते हैं, तो नीचे दिए गए सेवा पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हो। सबसे पहले आप cybercrime.gov.in एक वेबसाइट होती है, जिस पे आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो कहीं से भी। ये भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है, जिस पर आप तुरंत शिकायत करिए, आपको उसमें समाधान मिलेगा। उसके बाद आप 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया, इस पे भी आप शिकायत कर सकते हो। या यदि कोई बैंक फ्रॉड हुआ है तो 1440 नंबर पर भी आप शिकायत कर सकते हो। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने जो जारी किए हैं वो क्या है। तो एक एप्लीकेशन है citizen.mppolice.gov.in, एक पोर्टल है जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हो। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए हैं, और एक ऐप होती है MP ई-कॉप, जिसके जो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हो और इसके माध्यम से भी शिकायत कर सकते हो। साथ ही साथ राज्य साइबर सेल के 4 जोन हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, जहाँ पे आप शिकायत कर सकते हो। जिला साइबर सेल आपका है, वहां पे आप शिकायत कर सकते हो, और लोकल पुलिस स्टेशन। तो इन सभी जगह पे आप शिकायत कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही जो आपको जनरल प्रक्रिया अपनानी चाहिए, वो भी आप समझें कि वो क्या हो सकती है। वो प्रक्रिया बहुत सिंपल है। इसके लिए जो है आप
अपना जो जो आपका जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक में आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि इसको लेकर अलग अलग गाइडलाइंस हैं, और बैंक में जब आप शिकायत करते हो तो बैंक इमीडिएट कोशिश करता है कि आपके अकाउंट जिस खाते में रुपए गया उसको ब्लॉक किया जाए। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण नंबर है 155260। आप इसको नोट कर लें, 155260। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, महत्वपूर्ण है, नोट कर लें, 155260। इस नंबर पे यदि आप कॉल करते हैं तो साइबर ठगी के जो अमाउंट आपका ट्रांसफर होता है वो रुक जाता है। ये भी भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या होता है कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को शिकायत करते हो उस नंबर पे, तो वो आपकी जानकारी लेकर आपके स्टेट साइबर सेल को भेज देता है, और स्टेट साइबर सेल तुरंत उन बैंकों को रिक्वेस्ट भेजता है जिन बैंकों में आपका अकाउंट है, या उन पेमेंट वॉलेट कंपनियों को या यूपीआई कंपनियों को भेजता है जहां पे आप जो सर्विस ले रहे हो। तो वो तुरंत उन अकाउंट्स को फ्रीज कर देते हैं जिन अकाउंट में आपका राशि गई हुई है। तो यदि उस वक्त तक उस खाते में राशि थी तो अमाउंट रुक जाता है। इसलिए आप इस नंबर पे भी शिकायत कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बैंक में शिकायत करनी है, पुलिस में शिकायत करनी है। अगर बैंक नहीं फोन उठाता है या बैंक बंद हो चुका है तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत करें, या जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो भी मोबाइल बैंकिंग सर्विस उपयोग करते हो उस मोबाइल बैंकिंग में भी आपके लिए ये सुविधा होती है कि आप कर सकते हो। तो अपने मोबाइल बैंकिंग में आप सर्विस रिक्वेस्ट डालें, फिर आप लोकल पुलिस या साइबर स्टेट पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत करते समय आपको विशेष ध्यान ये देना है कि आप अपने खाते को ब्लॉक करवाएं। एक केस हुआ था भोपाल में, ये कोविड के टाइम पे आया था केस, जिसमें एक व्यक्ति की शिकायत को मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। इससे ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप के मुझे लगी इंफॉर्मेशन। तो यदि आप इसको देखेंगे तो ये कंप्लेंट आई थी, इस कंप्लेंट की ही कॉपी है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया कि निवेदन है कि मैं दिनेश शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट था, बस स्टॉप। आज दिनांक 28/8/2021 को मेरे बचत खाते से, वो चल नहीं रहा, खाते से 3,000 और 5,000 रुपये राशि होकर द्वारा निकाली गई। इसकी जानकारी मैंने शाखा प्रबंधक को दी है। 24/8/2020 को मेरे द्वारा इंटरनेट से गूगल पे का नंबर सर्च करके निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया, गौर करिए, गूगल पे का नंबर सर्च करके निकाला गया। जब आप गूगल पे उपयोग कर रहे हो तो गूगल पे के एप्लीकेशन में सर्च करिए ना, आप बाहर क्यों सर्च करते हो। तो इन्होंने जब सर्च किया तो इनको एक नंबर, इनके पास कॉल आया, और उसने इनके आईडी पासवर्ड वगैरह एटीएम पिन वगैरह मंगाया, इन्होंने दे दिया। लिखा इस व्यक्ति ने कि मैंने 3 बार ओटीपी भेजा और 3 बार ओटीपी मैंने उस व्यक्ति को दे दिया, लेकिन उस वक्त इसकी कोई राशि नहीं निकली थी। ठीक है। अब ये तुरंत भागा भागा बैंक गया, इसको लगा कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, और बैंक जाकर इसने आगे आगे लिखा हुआ है कि मैंने बैंक में लिखित में आवेदन किया कि मेरा एटीएम ब्लॉक किया जाए एवं मेरे खाते को सीज किया जाए। आज दिनांक 28/8 को मेरे खाते से 9,000 रुपए निकल गए। मतलब 24 को उसने जानकारी दी, 24 को बैंक में शिकायत की, और 28 को उसके खाते से राशि निकल गई। उसने जो 3 बार ओटीपी दिया, वो 3 बार जो ओटीपी दिया गया उस व्यक्ति के द्वारा, वो ओटीपी दिया गया था। देखिए, पहला ओटीपी में क्या होता था, जब आज से हम 1 साल पहले की बात करें तो मोबाइल बैंकिंग जो होती थी वो आपकी चालू हो जाती थी। तो उसने पहला दिया, एटीएम वेरीफाई कराया, दूसरे एटीएम और पिन मंगाया, क्योंकि बिना एटीएम कार्ड के चालू नहीं होती थी मोबाइल बैंकिंग, ऐप चालू नहीं होती थी। उसने, इसको लगा कि उसने रुपए निकालने के लिए ओटीपी मंगाया, जबकि उस व्यक्ति के द्वारा इसकी एक मोबाइल बैंकिंग को अपने फोन में चालू कर लिया। उस दिन कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन अगले 2 दिन बाद उसके खाते से राशि निकलने लगी। अब ऐसा क्यों संभव हुआ, जब उसने बैंक में आवेदन दे दिया कि भाई मेरा तो खाता बंद कर दीजिए, तो उसने दिया कि मेरा खाता और मेरा एटीएम ब्लॉक किया जाए, लेकिन बैंक मैनेजर के द्वारा केवल उसका खाता ब्लॉक नहीं करते हुए एटीएम ब्लॉक कर दिया कि चलो एटीएम की जानकारी शेयर कर दी, वो ब्लॉक कर देता हूँ। तो फ्रॉडस्टर ने क्या किया था, उसकी मोबाइल बैंकिंग चालू कर ली थी। ठीक है।
और आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग भी आपकी एटीएम कार्ड की डिटेल और 3 ओटीपी लगते हैं, जिसके बाद चालू हो जाती है, कोई भी कर सकता है। तो आपको कभी भी अपना एटीएम पिन और जानकारी नहीं देना चाहिए। तो फ्रॉडस्टर ने क्या किया, इसकी इंटरनेट बैंकिंग चालू कर ली और 28 तारीख को रुपए निकाल लिए। ब्लॉक था एटीएम, तो एटीएम की से रुपए निकाले ही नहीं उसने। उसने रुपए कहाँ से निकाल लिए? उसने रुपए निकाल लिए आपके इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इस तरीके से भी फ्रॉड होते हैं। इसलिए हमेशा आपको अपना अकाउंट ब्लॉक करना चाहिए, ना कि वो सर्विस जिस सर्विस की जानकारी आपने दी है। और अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि आपको तुरंत बैंक में क्यों शिकायत करना चाहिए, क्या कारण है कि हम बैंक में शिकायत करते हैं। तो उसका भी मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। उसका कारण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइंस है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर प्रोटेक्शन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक होती है चीटिंग, जिसमें हम रुपए डाल देते हैं, सामने वाला हमें कन्विंस कर लेता है। और एक होता है अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब मेरी कोई भूमिका ही नहीं थी, मैं सो रहा था, मेरे खाते से रुपए निकल गए। डुप्लीकेट सिम जारी हो गई, मेरे खाते से रुपए निकल गए, मुझे पता ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति एक मुझे बता रहा था कि वो सो रहे थे मेरे भैया और उनके क्रेडिट कार्ड से रुपए निकल गए। ये कहलाते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं थी, आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, आपने कोई जानकारी नहीं दी। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया आपको कि एक केस में बैंक अधिकारी के द्वारा ही फर्जी फेक अकाउंट ओपन करा लिया गया और उस महिला की इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर दिया गया, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर दिया गया। अब इसमें कस्टमर की क्या गलती है? जिनको हम कहते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन, बिना अनुमति आपके खाते से किए जाने वाले ट्रांजेक्शन। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपकी अनुमति के बिना या आपकी बिना लापरवाही के होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर इन अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन। और उन अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसकी जानकारी आपको नहीं हो, या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए आपने आईडी पासवर्ड बता दिया लेकिन आपने बैंक में जाके सूचित कर दिया, तो बैंक में सूचित करने के बाद जो भी जिम्मेदारी होगी वो बाद में बैंक की होगी, क्योंकि आपने बैंक को बता दिया, बैंक को आपकी सर्विसेज की सुरक्षा करना चाहिए। अब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आपकी बिना अनुमति के होंगे। तो जो बिना अनुमति के हों वो अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन है। इसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी करी, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर की लायबिलिटी क्या होगी यदि वो अपने क्रेडेंशियल किसी को शेयर कर दे या अपनी जानकारी किसी को बता दे। तो इसको लेकर आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी करी, मैं उसका एक पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये है जीरो लायबिलिटी कब होगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी, लेकिन कब? व्हेन कस्टमर एंटाइटल्ड फॉर जीरो लायबिलिटी, जब कोई बैंक की लापरवाही हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड, नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ बैंक, मतलब बैंक की लायबिलिटी हो, बैंक द्वारा किया गया हो या बैंक की लापरवाही से हुआ हो, या बैंक की सेवा में, मतलब आपका खाता किसी ने हैक कर लिया तो बैंक की सेवा में डेफिशिएंसी कमी थी। बैंक की लापरवाही से मतलब आपने बोला कि मेरा खाता ब्लॉक कर दो क्योंकि मेरा पासवर्ड मैंने किसी को बता दिया और उसने आपका खाता की जगह आपका एटीएम ब्लॉक कर दिया या खाता ब्लॉक नहीं किया, ये बैंक की लापरवाही हो गई। या अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक के अधिकारी द्वारा ही किया गया, तो कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉड, यदि इस टाइप का कोई फ्रॉड होता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है, बैंक आपको पूरे नुकसान की भरपाई करेगी। दूसरा है थर्ड पार्टी ब्रीच, मतलब ऐसा ब्रीच, ऐसा सुरक्षा उल्लंघन जिसमें ना आपकी गलती है और ना बैंक की गलती है, लेकिन आपने 3 दिनों में बैंक में शिकायत कर दी। फिर ध्यान रखिए 3 डेज में आपको शिकायत करनी है, तो आपको कंप्लीट जो नुकसान की जिम्मेदारी होगी वो बैंक की होगी। अब बात आती है, ये होती है जीरो लायबिलिटी, इसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बात आती है लिमिटेड लायबिलिटी की। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जब आपने किसी को अपने क्रेडेंशियल बता दिए, आईडी पासवर्ड पिन ओटीपी इत्यादि बता दिए, तो जब आपने बताया उस वक्त तक जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जिम्मेदार कौन होगा? आप।
और जब आपने बैंक में इन्फॉर्म कर दिया, लिखित में शिकायत दे दी, तो उसके बाद की जो होगी जिम्मेदारी वो किसकी होगी? बैंक की। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आपको सबसे पहले बैंक में रिपोर्ट करना चाहिए। बैंक आपकी शिकायत नहीं लेती है, आप उसको कस्टमर केयर को शिकायत करो। कस्टमर केयर पे नहीं होता है, आप स्पीड पोस्ट कर दो, पर आपको करना पड़ेगा। यू कैन फाइल द अब इसके अलावा आप जो आपके साथ आप सिविल केस लगा सकते हो। कंज्यूमर कोर्ट आप सब सबने सुना है। कंज्यूमर कोर्ट के साथ साथ आप एक सिविल केस लगा सकते हो। एक स्पेशल कोर्ट होती है जिसको हम कहते हैं द कोर्ट ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के संचालन के लिए आईटी एक्ट बना हुआ है। तो उस सुविधाओं से जो उल्लंघन होंगे, जो किसी को नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई का प्रावधान भी कहाँ पर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो ये जो सिविल क्रिमिनल दोनों एक्टिविटी एक साथ चल सकती हैं, इसलिए आप दोनों केस एक साथ फाइल कर सकते हो। और यहाँ पर आप खुद कर सकते हो या किसी व्यक्ति की मदद लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड एडवोकेट, पर फिर भी मैं एज अ साइबर एक्सपर्ट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट में केस फाइल करता हूँ। एक दो बार वहां पे लोगों ने शिकायत करी, शिकायत हुई कि भाई ये नहीं कर सकते क्योंकि ये वकील नहीं है। तो ऐसे में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने फिर एक ऑर्डर किया मध्य प्रदेश के कि जो नॉन एडवोकेट, ये एक उसका ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो नॉन एडवोकेट लोग हैं वो भी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर आईटी एक्ट पर लागू नहीं होते हैं। सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट भी महत्वपूर्ण है, जो आवेदक के बिहाफ पर न्यायालयों में अपीयर होना अलाउ करता है। अतः इस प्रकरण में आवेदक की ओर से ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपीयर हो सकते हैं जो वकील नहीं है। मतलब आप खुद भी कर सकते हो, आपके आसपास कोई एक्सपर्ट रहता है उसकी मदद भी ले सकते हो, पर आप यहाँ पे केस फाइल कर सकते हो। इसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए आप एनसीपीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो आपका यूपीआई है, यूपीआई कौन संचालित करता है? एनसीपीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनसीपीआई की एक वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी यूपीआई में अगर आपका गलत पेमेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए आपको? आप इसके असिस्टेंट सेक्शन में जाइए, गूगल पे, फोन पे इत्यादि जो मैं आपको अभी बता रहा था, वहां पे जाके शिकायत कर सकते हो। या आप एक कॉमन शिकायत करना चाहते हो तो आप एनसीपीआई एनपीसीआई की वेबसाइट है npci.org.in, इस पर जाकर आप कॉमन शिकायत कर सकते हो। तो एनसीपीआई की अगर आप साइट आपको नहीं पता है तो एनपीसीआई की साइट आप जनरली ओपन कर सकते हो। एनपीसीआई है ना, ये आपकी वेबसाइट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे रजिस्टर्ड कंप्लेंट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जाके अपना आप क्लिक हियर टू चेक कंप्लेंट स्टेटस और नई कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ गेट इन टच का ऑप्शन आएगा राइट साइड में, जहाँ पे आप कनेक्ट विद अस लिखा हुआ है और यूपीआई कंप्लेंट लिखा हुआ है। तो यूपीआई कंप्लेंट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी जानकारी भरिए कि आपका ट्रांजेक्शन क्या था। कंप्लीट जानकारी भर के आप यूपीआई की शिकायत कर सकते हो। मेरे साथ ही अभी परसों एक घटना घटी, मैंने किसी को पेमेंट किया एडवांस किसी चीज के लिए 11,000 रुपए, वो अटक गया। तो मैंने एनपीसीआई की साइट पे जाके शिकायत कर दी और मेरा कल वो पेमेंट वापस आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि सुविधाएं हैं पर हमें पता नहीं है। हमें पता करना है कि जो भी हम उपयोग कर रहे हैं वो कौन इसको रेगुलेट करता है, इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाकर भी शिकायत कर सकते हो। इसकी गाइडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं बैंकिंग लोकपाल के पास जाके। और बैंकिंग लोकपाल का भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओरिजिनल साइट पे जाइए। यहाँ पे जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि बैंक के खिलाफ शिकायत करना है कि बीमा कंपनी के खिलाफ या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट अर्थात पेटीएम, यूपीआई या अन्य रेजर पे इत्यादि के खिलाफ आपको शिकायत करनी, वो पीपीआई कहलाते हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करिए आरबीआई की साइट पे जाके, यहाँ पे जाकर भी आप शिकायत कर सकते हो। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है शिकायत के। अब मैं एक विशेष प्लेटफॉर्म की आपसे बात करूंगा जो आपको क्षतिपूर्ति की गारंटी देता है, वो है एडजुडिकेशन अर्थात न्याय निर्णायक अधिकारी अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये एक विशेष न्यायालय होता है आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेवा देने वाले ऑनलाइन सेवा प्रदाता की भूमिका व जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। साथ ही हैकिंग, अनऑथराइज एक्सेस तथा डेटा सुरक्षा को लेकर नियम बनाए गए हैं।
जिसके अनुसार यदि कोई संस्था किसी व्यक्ति के निजी सेंसिटिव पर्सनल डेटा को असुरक्षित रखने में असफल होती है या सफल नहीं होती है, तो उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि उस डेटा की असुरक्षा से जो भी नुकसान होगा किसी व्यक्ति को, उसकी भरपाई वो संस्था करेंगे। तो दो ऑफिस ऑफ द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की यदि हम बात करें, तो ये आईटी एक्ट की धारा 46 है, जिसके अंतर्गत इसका गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के कार्यालय का गठन किया गया है आईटी एक्ट में, जहां पर आप शिकायत कर सकते हो। किस प्रकार की शिकायत होती है हम आगे पढ़ेंगे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है, तो राज्य का जो स्टेट का आईटी सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, वर्तमान में श्री हरिरंजन राव सॉरी निकुंज श्रीवास्तव सर जो आईएएस हैं, वो न्याय निर्णायक अधिकारी हैं, वल्लभ भवन में बैठते हैं, जहां पर आप अपनी शिकायत कर सकते हो। तो ये एक विशेष न्यायालय है जिसमें 6 माह में आपका मामला पूरा होता है। शिकायतकर्ता से शिकायत लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, दस्तावेज मंगाते हैं, मामले की जांच करते हैं और उसके अनुसार जो सबूत जो प्रस्तुत दस्तावेज किए जाते हैं, 4 से 6 महीने के अंदर मामले को पूरा सुनवाई करके फैसला देते हैं। इसलिए इसको कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक सामान्य कंज्यूमर कोर्ट में और इसमें यही फर्क है, यहाँ पे एक आईएएस आईटी सेक्रेटरी जो आईटी के मैटर्स को देखते हैं, समझते हैं, वो फैसला करते हैं और 6 महीने में सुनवाई आपकी पूरी हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने राज्य के आईटी सेक्रेटरी को शिकायत कर सकता है। यहाँ कैसे मामले आते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, इलीगल ऑनलाइन बैंकिंग है, डेटा थेफ्ट है, हैकिंग है, प्राइवेसी है, आपके बैंक फ्रॉड जैसे कि आपका अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जो मैंने आपको बताया, जैसे नेट बैंकिंग फ्रॉड है, यूपीआई लेन-देन है, हैकिंग है, डुप्लीकेट सिम इश्यू हो गई, इत्यादि सभी मामले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के न्यायालय में जाते हैं। तो इस टाइप के कभी कोई मामले आपके आते हो, इवन कंप्यूटर संबंधित अपराधों के भी, जो मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर संबंधित अपराध आईटी एक्ट की धारा 43 पर आधारित होती है। तो जो 43 पर आधारित है, उसमें जो कृत्य आते हैं वो हमने चर्चा की थी कि बिना अनुमति कंप्यूटर को एक्सेस करना, किसी की सहायता करना, डुप्लीकेट सिम जारी करने में सहायता करना फ्रॉडस्टर की, इत्यादि सभी मामलों में यदि कोई सहायता करता है या कोई किसी का सिस्टम हैक करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है या डेटा चोरी करता है, ये सभी मामले न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके लिए आपको सामान्य आवेदन भेजना होता है, जिसकी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है। आप गूगल पर डालिए द रूल्स ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो आपको उसका पूरे रूल्स मिल जाएंगे। और देखिए द रूल्स ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर आईटी एक्ट 2000, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बिल्कुल इसकी जो है पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको ऑथेंटिक साइट से डाउनलोड करना है हर चीज। तो यहाँ अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो मुझे ये ऑथेंटिक नहीं लग रही, ठीक है, मुझे ये लॉ भूमि भी नहीं लग रही, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, तो ये मुझे ऑथेंटिक लग रही क्योंकि ये .gov.in पर बनी हुई है। इस साइट को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं रूल्स निकालूंगा, तो ये नियम दिए गए हैं इसके, जिसमें ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है। ये देखिए, प्रोफार्मा फॉर कंप्लेंट टू एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इस प्रोफार्मा में बिल्कुल आप शिकायत कर सकते हो, जानकारी भरते हुए आपका शिकायत का ये समाधान करते हैं। तो ये हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की चर्चा करी, हमने अलग अलग मैं कहूँगा कि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म की अलग अलग अपराधों की चर्चा करी, कहाँ शिकायत कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं। तो अब हमें बस अलर्ट, देखिए मैं फिर कहूंगा मैंने बहुत सारी चीजें बताई और बहुत सारी चीजें नहीं बता पाया। मैं हर चीज का आपको एक केस बताता हूँ, जबकि हमारे पास उसके 50 केस आ जाते हैं। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना है और तरीके वही हैं और उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य